बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी और मैं हूं आपके साथ अली आरिफ। आपको बहुत बहुत सुबह अच्छी उम्मीद है। आपका आगाज जो है सुबह का बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन बहुत से लोगों का अच्छा आगाज नहीं भी हुआ क्योंकि वीकेंड की मौजें तो हमारी थी जो कि खत्म हो गई हैं, लेकिन कुछ बच्चों की बहुत लंबी मौजें थी जो कि अब खत्म हो गई और अब बिलाखिर उन्हें स्कूल जाना पड़ा है। स्कूल जाना पड़ा, कॉलेज जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और अब तालीमी इदारे खुल गए। बट आई थिंक अली बच्चे इतने ऑलरेडी तंग आ गए थे घर बैठ बैठ के। दे वांटेड टू गो टू, ज्यादा तंग आ गए थे बच्चे ज्यादा, माँ बाप से बच्चे और बच्चे माँ बाप से। ये खुश थे वैसे, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ वो तो बहुत खुश थे। अच्छा, मेरे यहाँ पर तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं जी, स्कूल खुल रहे हैं और जा रहे हैं हम वापस। शुक्र है, फ्रेंड से मिलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इसके साथ साथ ओवर द वीकेंड और बहुत कुछ हुआ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई, पेट्रोल महंगा हो गया जी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं इन्फ्लेशन अब कम होगा। वो कैसे होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पीडीएम की डेडलाइन का दिन गुजर गया मगर वज़ीर आज़म का इस्तीफा नहीं आया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत को मौका दिया था, इज्जत के साथ मुस्ताफी हो जाए। लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद पर पीडीएम के इजलास में मुशावरत होगी। तलबा की मौजें खत्म, पढ़ाई लिखाई शुरू। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों के लिए तालीमी सेशन 2020-21 का कैलेंडर जारी। नया तालीमी साल 2 अगस्त 2021 से शुरू होगा। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 111 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को अब गैस महंगी मिलेगी। ओगरा ने सूई नॉर्दर्न के लिए गैस 250 रुपए फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी। चीनी हुकूमत की अतिया करदा वैक्सीन पाकिस्तान के खुसूसी तैयारे में लोड कर दी गई। तैयारा आज पाकिस्तान पहुंचेगा। चीनी सफीर का कहना था कि हमें पाकिस्तान के वैक्सीनेशन प्लान में हिस्सा डालने वाला पहला मुल्क बनने पर फख्र है। और वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम 4 बजे आवाम से टेलीफोन पर बजाते खुद बात करेंगे। टेलीफोन की लाइंस शाम 4 बजे खोल दी जाएंगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन ओवर द वीकेंड जो खुलासा हम बयान करते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स का, मुख्तलिफ शख्सियात का जो बयानात देते रहे, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। आप लोगों ने एक तस्वर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई। बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें, ये आपके फायदे में नहीं है। आप रियासती इदारा हैं और डायरेक्ट रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी फिर आप पर आती है। तो इस हवाले से हमारी सोच का एहतराम किया जाए। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसने इनको तारीख का करप्ट तरीन हुकूमत लिख दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कम अज कम अब नैब के कानून को तब्दील नहीं करना चाहती। अब वो हमने भुगत लिया, अब ये तैयारी करें अपनी। मेहनत थे जो कोशिश नहीं जो टोल पाकिस्तान सर मुकाबला कर टोल पाकिस्तान को मुखालिफ अपोजिशन भी माँ इज्जत करी तो असम्बली मेम्बरान जिसे टोल अभी संभालो। तो ये वो माफिया ही है जिसने सियासत में पॉलिटिकल पैटर्नेज और पैसे का आगाज़ किया और आज भी हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं। This is my first visit to Marrakesh. What I can tell you is that right off the bat, it is an absolutely beautiful community. The mountains and the trees and the snow make me feel, as a Canadian, very much at home. This reminds me. तो नाजरीन, ये तमाम तर सियासी सरगर्मियां भी आपने देख ली और जो हम चीज़ें थी उनका मुख्तसर खुलासा जो था वो आपने देखा है। लेकिन इस पे तफसीलन भी बात करेंगे। जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाइव कॉल्स लेंगे, ये मुल्क में पहली दफ़ा होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले, क्योंकि हमने जिक्र भी किया था, आज बच्चे उनकी मौजें खत्म हो रही हैं, बहुत से बच्चों की मौजें खत्म हो रही है, लेकिन इनको लग रहा था कि शायद बहुत से बच्चे खुश भी हैं स्कूल जाने के लिए। और खुल रहे हैं। मुझे तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी बहुत मजा आता था। मैं भी जब छोटा था तब भी मुझे भी खुशी होती थी उस वक्त। मुझे पता है आपको जितनी खुशी होती थी। एनीवेज, मुल्क भर में आज से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। उसमें प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज की भी क्लासेस का आगाज हो रहा है और कहा यह जा रहा है जी कोरोना की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं और 12वीं की तालीमी इदारे जो हैं वो तो खोल दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अब जो छोटे क्लासेस हैं उनका भी बाकायदा आगाज होने। बिल्कुल जी। और मुख्तलिफ अगर सूब की जाए तो सिंध से आपको बता चलें कि सईद गनी ने कहा है कि इस साल बगैर इम्तिहानात तलबा को पास नहीं किया जाएगा और जो सोच के बैठे हुए थे
कि जी शायद जिस जैसे पहले प्रमोट किया गया वैसे ही कर दिया जाएगा, अब वैसा नहीं होगा। और साथ ही साथ आपको ये बता चलें कि 15 अक्टूबर 2021 से पहले कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने दाखिले भी शुरू नहीं करेगा। इम्तिहानात से मुतल्लिक भी फैसला किया गया कि मैट्रिक के इम्तिहानात 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई को होंगे। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि कराची से भी हमारे साथ हमारी रिपोर्ट ज्वाइन करेंगे। जुनेद के पास पहले चलते हैं और जुनेद से जानते हैं कि जो लाहौर में इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, तालीमी इदारों को किस तरीके से खोला गया है, SOPs पर किस तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है। जुनेद बताइएगा। और अगर शहर की बात की जाए तो आज दूसरा मरहला में तालीमी सरगर्मियों का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया और इस वक्त जो है 8वीं जमात में मैं बैठा हूँ और क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, निसाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त जो है वो उर्दू की क्लास जो है वो यहाँ पर चल रही है। बच्चे जो हैं बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस क्लास से और टीचर भी मौजूद हैं और जो 50% का जो कहा गया था कि बच्चे 50% एक रोज़ आएंगे और 50% जो हैं अगले रोज़ आएंगे, उसी तरीके से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और जैसा कि आपने बात की इम्तिहानात के हवाले से भी, तो 50% नंबर होमवर्क के होंगे जो कि आज होमवर्क तमाम बच्चों से जो है वो वसूल कर लिया गया है, जबकि 50% नंबर क्योंकि बच्चों को इम्तिहान के जरिए ही अगली क्लास में प्रमोट किया जाना है, तो अब उस 50% नंबर की बच्चों को तैयारी करवाई जाएगी शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक और वो शॉर्ट सिलेबस जो है वो बता दिया गया है और बच्चों के इम्तिहानात जो हैं वो उसी पैटर्न के मुताबिक जो हैं वो लिए जाएंगे। और पहली जमात से 8वीं जमात के, क्योंकि पैक ने इम्तिहानात लेने हैं, असेसमेंट करनी है और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पहले ही खोली जा चुकी थी, उनके बोर्ड के इम्तिहानात लिए जाने हैं और बच्चे जो हैं यहाँ पर बड़े खुश हैं। उनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस वक्त क्लास जारी है और बड़े खुश हैं। कैसा लग रहा है आज उर्दू की क्लास में? आज पहला दिन स्कूल में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों की राय की है और सतजा की रहनुमाई में हम पढ़ रहे हैं और घर में वैसे फारग बैठकर टाइम ज़ाया हुआ वेस्ट हो जाता था, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है, हम खुश हो रहे हैं, बच्चे सब खुश हो रहे हैं कि स्कूल खुला है और हमारे पास इंटरनेट भी नहीं मुहैया था कि हम ऑनलाइन सही जुनेद, आप तो 8वीं जमात में पहुंच गए और बच्चे 8वीं क्लास के एक्साइटेड हैं अली कि हमारा स्कूल खुल गया और वो इतनी वो ऐसा लग रहा था पूरी कहानी सुना रहे हैं ना कि हम उन्हें कहा होगा कि आपने ऐसे कहना बहुत खुश। चलिए, मुझे तो जुनेद ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं 8वीं जमात में बैठे। हम कराची चलते हैं और समीन हमारे साथ हैं। तो समीन, बैक टू स्कूल वाली मेमोरीज तो आपको आ रही होंगी, लेकिन आप कौन सी क्लास में हैं और बताइएगा कि बच्चे एक्साइटेड हैं स्कूल खुलने पर? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम क़य्यूमाबाद के इलाके में एक स्कूल में मौजूद हैं और जिस तरह से आज से तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरा है स्कूल बंद हुए, उसके बाद एक मरतबा फिर पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है। जो प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ हुआ है तो यकीनन छोटे बच्चों को सर्दी में सपोर्टने में थोड़ी सी मुश्किलात रही, लेकिन एक बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद उनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही है बच्चों में भी। और उनका ये कहना है कि क्लासरूम में बैठ कर जो टीचर्स को लाइव सुनना, उनसे पढ़ना, उनसे समझने का मौका मिलता है, वो घर बैठ कर ऑनलाइन क्लासेस में उतना आसान नहीं रहता। तो बच्चे जो हैं वो खासे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट होने में भी चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, स्कूल एक तवील अरसे की बंदिश के बाद खुले हैं, तो टीचर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को कोरोना SOPs फॉलो करवाने के साथ साथ उनका सिलेबस भी जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करवाया जाए और उनको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिखाया जा सके, पढ़ाया जा सके, ताकि जो एग्ज़ाम्स अब बहुत कम वक्त उसमें रह गया है उसकी तैयारी में उनको कुछ परेशानियाँ ना हो या घर बैठ कर जो चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे ऑनलाइन टीचिंग के दौरान, अब क्लासरूम्स में वो टीचर्स के साथ आकर डिस्कस करते हैं। अच्छा ज़मीन, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या बच्चे ऐसा कह रहे हैं? मेरी बच्चों से बात कराएं क्योंकि इतने पॉजिटिव बच्चे नहीं हो सकते, इवन मैं भी कह रही हूँ कि उनको थोड़ा सा तो होगा कि ओहो स्कूल फिर खुल गए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस वक्त का चैप्टर ही चल रहा है और इनकी टीचर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। आप खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा साथ में बताइएगा कि इतने दिन बाद आपका जो ये स्कूल खुला है, पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? स्कूल आकर अच्छा लग रहा है टीचर से पढ़ना या ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा फील करते थे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि क्लासेस इसी तरह से कंटिन्यू रहें? स्कूल में मिस के साथ पढ़ने में ज़्यादा ईजी फील करते हैं? ठीक है। बच्चों का ये कहना है कि मिस के साथ जो एक लाइव सेशन चल रहा होता है क्लासरूम का, उसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, चीज़ों को आसानी होती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में,
स्कूल में और पढ़ाई का और घर में पढ़ाई का जो एक नया तजुर्बा अब उनको हुआ है, उससे स्कूल की शायद वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई होगी उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हुए पहले परेशान होते थे। क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पे जब ऑनलाइन का तो और ही हिसाब किताब है, उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती चीज़ों की, बट जब आप स्कूल जाते हैं और तो प्रैक्टिकली आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाती हैं। वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे बहुत सी चीज़ें आपको शायद समझ आती हैं फिजिकली क्लास में जाकर, जो कि आप ऑनलाइन नहीं समझ पाते। लिशबा हमारे साथ मुल्तान से मौजूद है जी, उनसे भी जानेंगे कि मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्लासेस का आगाज हो गया है, SOPs पर लिशबा किस तरीके से अमल दरामद करवाया जा रहा है, ये भी बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं है 1 क्लास में मौजूद हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। और अगर SOPs की बात की, क्लासरूम में इंटर होने से पहले भी हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं और गेट से इंटर होने से पहले भी हाथ सैनिटाइज करवाए गए हैं। बच्चों ने मास्क पहना हुआ है, मास्क के बिना किसी को इंटर नहीं होने दिया। बाकायदा स्कूल के गेट पे जो है मास्क रखे हुए थे, जो बच्चा विदाउट मास्क आ रहा था उसे मास्क दिया जा रहा था। और वालिदैन को भी इस बार थोड़ी आगाही थी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब स्कूल खुले थे तो सारे SOPs को फॉलो कर रहे थे, बच्चे भी मेंटली तौर पर तैयार आए थे। और अगर SOPs की बात की जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही SOPs सबसे ज्यादा फॉलो किए जा रहे थे। और अगर आप देख सकें इस वक्त में 1 क्लास में मौजूद हूँ, नन्हे बच्चे आज 2 महीने बाद स्कूल आए हैं, क्योंकि बड़े बहन भाई जो हैं स्कूल 18 जनवरी से ही आना स्टार्ट हो गए, तो बच्चे थोड़े बोर भी हो गए थे। इनसे बात भी कर लेते हैं, इनसे पूछ भी लेते हैं। मुझे बताओ स्कूल आके कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताओ कि घर में क्या किया था और स्कूल आके कैसा लग रहा है अपने दोस्तों से मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में क्या किया था? घर में काम कर रहे थे छुट्टियों का और पढ़ रहे थे। घर में काम कर रहे थे। बच्चे तो भाई ऑनलाइन पढ़ रहे थे। और भी पूछ लेते हैं बच्चों से। यहाँ पे अगर मैंने किसी भी स्टूडेंट से बात की है तो उसने यही कहा हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे। हालांकि बच्चे जो हैं मैक्सिमम इस क्लास में 7-8 साल के हैं और फिर भी वो कह रहे हैं हमने ऑनलाइन पढ़ा है। तो पता नहीं अब इन्होंने पढ़ा है या बच्चे काफी एक्साइटेड है। बच्चे ना कैमरा देख के अपना बयानिया तब्दील कर लेते हैं। ये भी होता है कि बस अब मेरे से ये पूछ रहे हैं तो मैं एक अच्छा सा बच्चा बन जाता हूँ और कहता हूँ मैंने घर पे भी होमवर्क किया, स्कूल आके भी एक्साइटेड। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है स्कूल आके। लेकिन ये बहुत से बच्चों को आ भी रहा होगा, क्योंकि होता क्या है कि जाहिर है स्टेक बुक्स एंड लंच बॉक्सेस का चार्म भी अलग होता है ना, में खेलना। चलिए जी, मौजें खत्म हो गई हैं। लेकिन कोशिश करनी है जी कि अपना सिर्फ आपने लंच बॉक्स खाना है और अपना लंच खाना है, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि SOPs पर अमल दरामद तो इसी तरीके से हमने करना है। और जिस तरह से हमने कहा जी पेरेंट्स जो आते हैं उनको भी साथ साथ अवेयर करने की जरूरत है, उनको भी करते हैं। उनकी इसलिए जरूरत है क्योंकि घर से बच्चे सीखते हैं ना, तो घर से ही अगर ये माहौल रहेगा ना कि रिवर्स साइकोलॉजी भी चलती है कि बच्चों से पेरेंट्स सीखें, बच्चे एक मैसेज लेकर जाएं और पेरेंट्स उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो इट्स अ 2-वे पॉलिसी। दोनों चीजों के ऊपर ही सोचना पड़ेगा। टाइम कम है, इम्तिहानात जो है वो आपके आने वाले हैं, तो आप मौजे वाकई खत्म कर दें और थोड़ा सा पढ़ लें। और हमारे पास भी टाइम हो गया एक ब्रेक लेने का, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्कूल्स तो खुल गए हैं मगर अब कुछ सियासी सरगर्मियों का अहवाल शामिल करते हैं। सेनेट इंतखाबात की यकीनन काफी जोरों शोर से जो है तैयारियां जारी हैं और साथ ही साथ काफी बयानात भी सामने आ रहे हैं। बयानात किस चीज को लेकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि अब ओपन बैलेटिंग की बात की जा रही है। सीक्रेट बैलेटिंग होती थी कि वोट जिसको भी डाल रहा है कोई भी नुमाइंदा, वो पता नहीं चल रहा किसको वोट डाला जाता है, मगर अब ओपन बैलेटिंग की बात की जा रही है, यानी बताया जाएगा, दिखा कि वोट डाला जाएगा। तो इस हवाले से हुकूमत काफी जो है एक्टिव दिखाई दे रही है और हुकूमत की कोशिश है कि 1 माह रह गया, मगर 1 माह से पहले ऐसा बिल ले आए वो कि ओपन बैलेटिंग हो। अब ये अचानक से कैसे ख्याल आया? सवालात यकीनन अब जो अपोजिशन उठा रही है वो इसी पे उठा रही है। बिल्कुल, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत का एक ही बयान था कि ओपन बैलेटिंग से इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि एक टर्म जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से इंट्रोड्यूस करा दी गई हॉर्स ट्रेडिंग की, उसके ऊपर बात हो रही थी। अब हुकूमती अराकीन के लिए जो है वो जो तरक्याती फंड्स की मद में उनको पैसे दिए गए हैं, अपोजिशन ये भी इल्जाम लगा रही है कि ये टाइमिंग्स जो है ये मैटर करती हैं। सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं और 10 अरब के फंड्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें लाहौर में हुकूमती अराकीन को 2.5 अरब मिले। अराकीन असम्बली में मजीद 5 अरब रुपए भी तकसीम किए गए और महकमा खजाना ने इस चीज की तस्दीक कर दी है। और जब आप तरमीम की बात करते हैं तो फिर इस तरह के इकदाम जो है वो अपोजिशन को सेम पेज पर आने नहीं देते। जब आप इस तरह से करेंगे तो वो रिश्वत की बात भी करेंगे, वो करप्शन की बात भी करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी करेंगे, अराकीन को अपनी तरफ करने की बात भी करेंगे। इस तरह उनका बात करना बनता भी है। जब आपने मतलब टाइमिंग एक तो आपकी ये नया बिल लाने की, ठीक है बिल अच्छा है, वैसे बिल अच्छा है कि आना चाहिए,
लेकिन दूसरी जो टाइमिंग आपकी खजाना, जो आपने खजाने का मुंह खोला है और आप फंड जो है तरक्याती फंड जारी कर रहे हैं, इसी के बारे में मेरा इमरान खान साहब के जो पहले बयान आते हैं, मतलब जिन पे वो अक्सर चीजों पे यूटर्न लेते हैं, वो कहते हैं बड़ा लीडर वही होता है जो यूटर्न लेता है। यकीनन बता देना चाहिए। वो कहते थे जी फंड जारी किए जाते हैं अरकान को, ये करप्शन होती है, लेकिन अब जो जारी हुए हैं क्या ये करप्शन है या नहीं है? सीमल, मेरा आपसे ही सवाल है, बता देते। मैं क्यों जवाब दूं इस चीज का? वज़ीर आज़म साहब से पूछे ना जिन्होंने कहा था, वो बताएंगे। लेकिन बहरहाल जी ऑपोजिशन का स्टांस भी बड़ा क्लियर है और इसमें अगर हम जिक्र करें सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा ने कल ये कहा कि आईनी तरमीम में हुकूमत की बदनीयती नजर आती है। सेनेट इलेक्शन 1 माह बाद है, जल्दबाजी में ऐसी तरमीम नहीं लाई जा सकती। तो इस पर उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है MNA पीपल्स पार्टी और सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाजी मरी साहबा वक्त देने के लिए। हुकूमत जो तरमीमी बिल लाना चाह रही है, यही स्टांस तो ऑपोजिशन का भी था और ऑपोजिशन भी चाहती थी कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, करप्शन ना हो, खरीदा ना जा सके अराकीन को। तो अब जब तरमीम आ रही है तो फिर पीपल्स पार्टी और आपने जो कल बयान भी दिया, ऑपोजिशन का क्या स्टांस है? देखिए, जहां तक एक आइडियल सिचुएशन है जिसके अंदर वोट्स खरीदे ना जाए या हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो, वो यकीनन एक अच्छी सिचुएशन होगी, एक आइडियल सिचुएशन होगी। लेकिन इस हुकूमत को जिस वक्त ये काम करना याद आया, वो वक्त जो है वो फकत चंद हफ्ते पहले है सेनेट इलेक्शन से। ये हुकूमत 3 माह 3.5 माह तक असेंबली का इजलास भूल जाती है। कोई जरूरी काम इनको याद नहीं आता। सबसे अहम बात कि आपने 130 दिन नेशनल असेंबली का इजलास पार्लियामेंट्री साल को पूरा करने के लिए बुलाना होता है। आईनी ये एक कंपल्शन है जी। लेकिन ये आराम से बैठी है कि जी असेंबली को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। इनकी नजर में तो लॉकडाउन भी नहीं होना चाहिए, तो इनको तो मैं कोविड का भी नहीं कह सकती कि कोविड की वजह से ये भाग रहे थे असेंबली को बुलाने से। बहरहाल, लेकिन यकायक यूं ही 3-3.5 माह बाद सेशन कॉल होता है, इनको सेनेट का ये जो बिल है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो याद आ जाती है। तो यकीनन जो अपोजिशन जमातें हैं जिनसे इस पर बातचीत नहीं हुई, जिनके साथ इस बिल को, इस चेंज को डिस्कस नहीं किया गया, जिनके साथ बैठकर ये नहीं तय किया गया कि इससे कैसे प्रोसीजर बदलेगा, कैसे ट्रांसफरेबल वोट्स जो होते हैं उनको समझा जाएगा, उसकी कैलकुलेशन असरअंदाज होगी नहीं होगी, क्या किया जाएगा, कोई चीज यहाँ अली और सीमल मैं आपको बताऊं डिस्कस नहीं हुई। और यकायक ये बिल एक कमेटी में लाकर उसे उजलत में बगैर व्यू पॉइंट्स लिए, बगैर किसी शख्स को, किसी मेंबर को टाइम दिए कि सुना जाए कि इस बिल पर उनके क्या एतराजात हैं, या हो सकता है कोई सपोर्ट भी कर रहा होता, लेकिन इतनी उजलत में विद इन फ्यू मिनट्स वहां से इस बिल को निकाल के पास करके अब असेंबली में ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन ये कहने पर हक बजानिब है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के अंदर इनकी बदनीयती शामिल है, और आपने इनके हालिया जो बयानात हैं, हालिया जो एक्शन हैं, उससे भी अंदाजा लगा लिया। और आपने अभी बयान किया कि इन्होंने करोड़ों की मद में अपने अराकीन को डेवलपमेंट फंड दिया, जो है वो जी खजाने से जारी किए गए। जी बात सुन लीजिए, उस इमरान खान ने जो डेवलपमेंट फंड देने को रिश्वत कहता था अपने मुंह से। इंसान में कोई ज़र्फ होता है, कोई जबान पे खड़े रहने का कोई तमीज होती है, कोई ज़र्फ होता है। यू टर्न जिसको झूठ कहते हैं वो लेने में नहीं, वो तुमने पहले भी शाजिया हमारी साहिबा जिक्र किया कि वो शायद समझते हैं कि लीडर बड़ा लीडर होता है अगर वो यूटर्न ले और इस तरह के फैसले कर ले। लेकिन ये बताइएगा कि आपको क्यों लगता है कि ये जो फैसला किया गया है ओपन बैलेटिंग का, हुकूमत बिल आ रही है, आपको क्या लगता है हुकूमत को कोई खदशा है कि उनके अपने नुमाइंदे, उनके अपने अरकान शायद उनके खिलाफ वोट दे देंगे? हुकूमत को खदशा नहीं है जी, हुकूमत को यकीन है कि उनके अराकीन उनके खिलाफ वोट देंगे। जब खैबर पख्तूनख्वा में उनके 20 अराकीन ने उनके खिलाफ वोट डाला था,
ये तो उनको पैसे का ताना देकर बिकने की इल्जाम लगाकर छुट जाते हैं। लेकिन वो 20 अरकान असेंबली इनके तर्ज हुक्मरानी से परेशान थे, बददिल थे। उन लोगों ने अपनी कोई वजूहात की बिना पर इनको वोट देना पसंद नहीं किया। ये और बात है कि उनको अब आप मॉरल ग्राउंड्स पे कहते हैं, जो भी आप बात लगा लें, इसी जगह उसी जमाने में यही गवर्नर जो आज गवर्नर बन के पंजाब में बैठे हैं, इन्होंने वोटों की खरीदारी की। जैसे ये कहते हैं ना कि अगर वोट कहीं और जाता है खरीदारी होती है, तो वो कैसे चंद वोटों पे वो कैसे सेनेटर बन गए थे उस जमाने में, चौधरी सरवर। तो चौधरी सरवर ने जो अमल करके सेनेट की सीट हासिल की, उनको क्यों नहीं निकाला इन्होंने? सही शाजिया मेरी साहिबा, ये तो सिलसिला बातों का चलता रहता है, लेकिन जो आपने बात की ना कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, मेंबर असेंबली को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, वहीं पर ऑपोजिशन के स्टांस को भी हुकूमत कुछ संजीदा नहीं ले रही, वो चाहे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो। आप लोगों ने कहा था 31 जनवरी को वजीर आजम इस्तीफा दे दें, 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, इस्तीफा नहीं आया, अगला लाएहमल क्या होगा जरा क्विकली बताइएगा। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात होगी, लॉन्ग मार्च होगा, या सेनेट इंतखाबात के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है? देखिए, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बड़ा कैटेगोरिकली इन तमाम इश्यूज पर ट्वीट किया, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये फरमाया कि सिलेक्टेड वजीर आजम को पीडीएम ने एक डेट दी थी कि जी इस तारीख को आप मुस्ताफी हो जाए, और जो भी अब उन्होंने मौके से इख्तियार किया है मुस्ताफी ना होने का, तो पीडीएम यकीनन इस तरह की नाअहल हुकूमत के हवाले से जो आगे का फैसला, आगे का लाएअमल होगा, वो अपनी तमाम पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर डिस्कस करेगी, क्योंकि मुल्क के हालात बहुत पेचीदा है। बिल्कुल सही शाजिया मेरी साहिबा, डिस्कशंस की जाएंगी, बढ़ा दी गई है। जी जी जी। और तो महंगाई का जो बोझ है उसके तले तो लोग दबते धसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। को कोई कान तक पर जू नहीं रेंगती, और ये जाहिर करते हैं अपने रोज के इकदाम से कि ये सिलेक्टेड है, ये अवामी हुकूमत। बिल्कुल सही शाजिया मेरी साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशंस होंगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा तमाम जमातें क्या करती हैं, लेकिन फिलहाल तो हॉट टॉपिक इंतखाबात ही बने हुए हैं। और सेनेट इंतखाबात में एक जो इशू जो ओपन बैलेटिंग के लिए जैसे हम बात भी कर रहे हैं, उसमें आइन की तरमीम बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिस पर अदालत ने भी कहा कि रास्ता पार्लियामेंट के थ्रू ही है, आइन में तरमीम होगी तभी ओपन बैलेटिंग हो सकती है या नहीं। कानून क्या कहता है, हमारा आइन किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट अली अहमद कुर्द साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप ठीक हैं? आपकी दुआ जी। अली अहमद कुर्द साहब, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात की, और इससे कबल भी हमारी इस पर आपके साथ डिस्कशंस चलती रहती हैं। आईनी तरमीम बिल अब हुकूमत ला रही है और उस पर बात भी हो रही है कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, जिस पर पहले ऑपोजिशन भी कहती थी होनी चाहिए, लेकिन अब ऑब्वियसली उस पर भी सियासत की जा रही है दोनों तरफ से ही, और वो मान नहीं रहे कि नहीं लानी चाहिए। आइन क्या कहता है, क्या हुकूमत आईनी तरमीम जो है वो मंजूर करा सकेगी? आपकी ओपिनियन क्या है? नहीं, देखें, बात सेनेट के इंतखाबात इलेक्शन के हवाले से हो रही, इसमें हमारा आइन बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है जी। उसमें यह है कि ऑल इलेक्शंस इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट के पेपर की बुनियाद पे होंगे, ठीक है जी। अब वो हमारी हुकूमत जो भी मौजूद है वो चाहती है कि इसको ओपन बैलेटिंग के जरिए लाई जाए, तो साफ ज़ाहिर है कि आइन कहता है कि सीक्रेट बैलेट हो, और आप उसको ओपन बैलेटिंग में ला रहे हैं, तो अमेंडमेंट इसके लिए मस्ट है। तो इससे पहले उन्होंने एक रेफरेंस एडवाइजरी जो हमारी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें एक उन्होंने रेफरेंस फाइल किया, उस पर अभी तक कोई खास नतीजा, कोई खास रिजल्ट सामने नहीं आया। तो अब फिर हुकूमत सोच रही है कि वो पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट बिल लाकर वो जो आर्टिकल 226 है कि तमाम इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट बैलेट की बुनियाद पे होंगे, उसमें अमेंडमेंट ले आए। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो वो गवर्नमेंट मौजूद है जिसके पास 2/3 मेजोरिटी, उसको अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक जरूरत है, एक डिमांड है, उसको ये कैसे पूरा कर सकेगी? तो लगता यह है कि हुकूमत इस वक्त खुद कंफ्यूजन में है, जिससे निकलने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है। मगर इन सारी चीज़ों के पीछे महसूस ये होता है कि हुकूमत में एक बड़ी बेचैनी इस लिहाज से है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं तो यकीनन इस वक्त
किसी भी तरीके से सही या गलत कोई माने या ना माने, एक 3 पे जो प्रोविंसेस हैं वो तकरीबन इनके पास है। उसमें जिस तरह बलूचिस्तान की हुकूमत खतरात बनाई गई वो इनके पास है, वह पंजाब की असम्बली इनके पास है KPK से, तो इनको ये खतरा है। ख्वाहिश तो इनकी ये है कि जितने भी हमारे पास ये असम्बली है इनसे हमारे सारे सेनेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट हो जाए, मगर इनको खतरा है। जैसे मैंने कहा तो बड़ी परेशानी और एक फिक्र दामनगीर है। लगता ये है कि ये जितनी भी इनकी ख्वाहिश है इनको इस तरह वोट मिलेंगे नहीं, और जब सीक्रेट बैलेट के हवाले से वोटिंग होगी तो हर आदमी अपने कॉन्शियंस अपने ज़मीर के मुताबिक जाके जब वोट कास्ट करेगा तो इनको वो तमाम मतलूबा जो इनकी ख्वाहिश है वो सेनेटर्स इलेक्ट नहीं होंगे। इस लिहाज से कभी ये उसमें सुप्रीम कोर्ट में 186 के एडवाइजरी, लेकिन कुछ साहब ये तो दोनों पार्टीज का बयानिया था ना। ऑपोजिशन भी तो ये कह रही थी ओपन बैलेटिंग हो, ऑपोजिशन भी कहती है हॉर्स ट्रेडिंग हो, गवर्नमेंट भी ये कहती है हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ओपन बैलेटिंग हो। अब दोनों इस चीज एक ही पॉइंट है, लेकिन जब एक्चुअली प्रैक्टिकली होने जा रहा है और मेन प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट ही है तो दोनों ही फिर मुखालिफ हो गई हैं। नहीं देखिए ना, बात कौन क्या कहता है उससे मेरा ताल्लुक नहीं। आपने आईनी हवाले से बात की, आईन ये कहता है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत है आज की तारीख तक वो कि तमाम इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट से होंगे। अब उसको अमेंडमेंट लाते हैं, अगर दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल जाती है तो फिर तो हो जाएगा, मगर लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना ठीक है, लगता नहीं है कि ऐसा होगा। एक्सपर्ट अली अहमद कुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका जो यकीनन अहम नुक्ता उठाया कानून के हवाले से, उनका यही कहना जी कि अगर तो हुकूमत खुद से ये लाना चाह रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, ऑपोजिशन का साथ होना बहुत जरूरी है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए तो नहीं किया जा रहा? दो चीजें इसमें सामने आ रही है। एक तो ऑपोजिशन ने जो नुक्ता उठाया कि शायद हुकूमत को ये खदशा है कि हमारे ही अपने ही नुमाइंदे शायद हमारे अगेंस्ट ना वोट दे दें। दूसरी चीज ये है कि शायद हुकूमत सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जी हमने तो कोशिश की थी, हम तो चाह रहे थे ओपन बैलेटिंग हो, ऑपोजिशन नहीं मान रही तो ऑपोजिशन को यहाँ पे वो फंसाना चाहते हैं। लेकिन इसका बाय द एंड ऑफ द बेनिफिट, जो बाय द एंड ऑफ द डे जो बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, मुझे ये लगता है। और इस चीज को बड़ी सियासी बसीरत के साथ देखने की जरूरत है। जो भी होगा जी गवर्नमेंट में हो ऑपोजिशन में उसका फायदा भी होगा, लेकिन लास्ट टाइम आप सेनेट इलेक्शंस देखे ना, ये ऑपोजिशन कैसे फिर इसी पर लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरमीम के बाद चाहे अगर आई एम जस्ट सेइंग बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि सेनेट इंतखाबात के बाद अगर ये तरमीम भी मंजूर कर ली जाती है तो आइंदा आने वाले सालों के लिए ट्रैक सेट हो जाएगा, एक पैटर्न सेट हो जाएगा जिस पर बेहतर तौर पर ये तमाम चीजें हो सकेंगी। ऑल्दो ऑपोजिशन अभी कह रही है कि टाइम कम रह गया और आप ये नहीं कर सकते। बहरहाल ये तमाम पॉलिटिकल सिनेरियोज थे और अब आपको थोड़े हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं जो ओवर द वीकेंड हुए और पूरे पाकिस्तान ने उन मोमेंट्स को एंजॉय किया और वो था बख्तावर की शादी, जो कि शादी खाना आबादी जो है वो हो गई और उनकी तस्वीर जो खुद बिलावल भुट्टो ने ट्वीट की थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पिक्चर्स और बहुत खूबसूरत शादी का फंक्शन जो हुआ। बिल्कुल देखिए जी कि जितने भी आप बड़े लीडर हैं एक पार्टी को लीड करें, लेकिन है तो आप एक बहन के भाई और जो जिम्मेदारी आपने निभानी है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने निभाई और बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीर थी हैं। और जिस तरह से सीमल ने कहा, सीमल बहुत से लोगों ने इस शादी में शिरकत की, बहुत से लोगों ने नहीं भी की, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने एक तरीके से इस शादी में शिरकत की, सबने देखा क्योंकि जाहिर टेलीविजन के जरिए सोशल मीडिया के जरिए सारे जो थे इस वेडिंग को यकीनन साथ ही साथ रहमान साहिबा थी और आप देखें मास्क पहने हुए हैं, बिल्कुल फॉलो किया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताएं कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि आप ना दुल्हन के जोड़ों को बड़ा डिस्कस करते हैं, स्पेशली इतनी हाई प्रोफाइल शादी हो तो बख्तावर ने बड़ा ही खूबसूरत गोटे के काम वाला ये ड्रेस जो है वो पहना हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। अपने निकाह पे शी वोर अ गोल्डन विद वेरी जिसे कहते हैं ना कि एलिगेंट वर्क, ऑल्दो बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि बहुत महंगे कपड़े हैं और फ्लान डिजाइनर ने बना। हर एक की ख्वाहिश होती है, किसी की शादी को इस तरह के कमेंट्स करके क्यों खराब करते? हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी हो भी धूमधाम से, ठीक है, और हर इवेंट पे अच्छे से अच्छा जोड़ा। अच्छा अली आपको पता है लड़कियां लिटरली बचपन से सोचना शुरू कर देती हैं कि मैंने अपनी शादी वाले दिन आई न्यू मैंने अपनी शादी पे रेड पहनना है, तो मुझे बचपन से पता था। तो ये प्लानिंग जो प्रिंसेस वेडिंग प्लानिंग होती है ये हर कोई करता है, उसका ताल्लुक चाहे बहुत बड़ी फैमिली से हो या ना हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने बिग डे को एंजॉय करें, जो कि उन्होंने बहुत
बहुत किया और हमारी ढेर जो जिस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं जी वो करे, उस पर तनकीद करने की जरूरत ही नहीं है। हम बहुत से लोग कहते हैं जी शादियां जो सादगी से करनी चाहिए, ऐसे चलनी चाहिए, वैसे करनी चाहिए। अपनी चॉइस है जी, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप सादगी से करना चाहते हैं आप सादगी से करें। अच्छा, इसमें भी मजे की बात आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शादी की क्योंकि बातें हो रही हैं। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा सादगी से ना ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन शुड वी एक्सपेक्ट कि आपकी शादी सादगी से मेरे से एक्सपेक्ट आप इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जो लड़कियों का इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो डिफरेंट इसलिए होता है कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप एक इवेंट करवाने का सोच रहे हैं कि एक इवेंट हो और एक निकाह हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लड़कियों को ना 3 दिन तैयार होना है, तो तैयारी के चक्कर में जो है ना यार, वो तैयारी के चक्कर में एक बड़ी सिंपल सी मैंने आपको टिप दे दी कि आप पूरी जिंदगी, लड़कियां पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बड़े होने तक शादी की प्लानिंग करती हैं, तो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर दो एक फंक्शन के ऊपर भी? इवन एक अल्टरनेट ये हो सकता है कि आप 3 दिन अलग ड्रेसेस पहन के शूट करवा लें, ठीक है? आप इतना ज्यादा खर्चा ना करें। आपकी होने वाली बेगम से बहुत लड़ाई होगी इस बात पर, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, लेकिन फिलहाल बेस्ट विशेष फॉर बख्तावर, अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश रखे। और बेटियां सबकी सांझी होती हैं, दुआएं देनी चाहिए ऐसे मौका पर, सियासत नहीं करनी चाहिए, बयानात नहीं देने चाहिए, खास तौर पर जब खुद जिनकी शादी है उनका सियासत से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर होता तो मैं समझ रही थी, मुझे अफसोस हो रहा था कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, और अगर होता भी, अगर वो सियासत में एक्टिव होती भी, इस तरह से जो बयानात है वो नहीं आने चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ आपको एक और गुड न्यूज देंगे जी। जो वो दिन जिसका हमें इंतजार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो आन पहुंचा कि वैक्सीन जो है उसका तैयारा पाकिस्तान आ गया है और वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई, जिसे रिसीव कर लिया गया है। मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान वहां मौजूद थे। इस पर हम खसूसी तौर पर बात करेंगे कि ये वैक्सीन कब, कैसे अवेलेबल होगी, और अगर आपने लगवानी है तो इसका जवाब क्या है आपको ब्रेक के बाद देंगे। हमारे साथ ही रहिए। जी वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और वैक्सीन की एक बड़ी जबरदस्त खबर मैं सुना के गई इनको। बिल्कुल जी। तो फिर 5 लाख खुराकें हैं जी, जो कि पहुंची हैं चीन से पाकिस्तान और खुसूसी तैयारा लेके आया है। तो 5 लाख यानी 22-23 करोड़ आबादी में से 5 लाख वैक्सीन अगर पहुंची हैं तो यकीनन सवाल सबसे पहला यही पैदा होता है कि सीमल ये वैक्सीन सबसे पहले लगाई किसको जाएगी? बिल्कुल, इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरे एक SOPs तैयार कर लिए हैं और वो SOPs कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें हेल्थ वर्कर्स भी हैं, हमारे फोर्सेस भी हैं, और वो लोग जो हमारी खिदमत पर मामूर हैं और आउटडोर ड्यूटीज और वनरेबल एनवायरनमेंट में ड्यूटीज करने पर मजबूर हैं, तो सबसे पहले तो उनको लगाई जाएगी। सहाफी भी शामिल हैं, वैसे होने चाहिए लेकिन अभी है नहीं, ये आपके लिए बैड न्यूज है। उन्होंने अभी उसको उस कैटेगरी में शामिल किया नहीं है। और मीडिया के साथ क्या सलूक होता है इस गवर्नमेंट में, वो मुझे पहले आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। चलें जी, हम भी शामिल हो जाएंगे, आपकी सजेशन अच्छी है एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट इसको कंसीडर भी करे। लेकिन बहरहाल दूसरे नंबर पर जो लगाई जाएगी वैक्सीन, वो एक दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट SOP के 65+ जितने लोग हैं उनको सबसे पहले ऑन बोर्ड लाया जाएगा। जो लोग वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर पाते, नादरा के साथ कनेक्ट करके पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा, फिर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और एक SOP जो और तय कर लिया है वो ये है कि अभी 18 साल से कम उम्र लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उनमें कोरोना वायरस होने के चांसेस जो हैं वो रिसर्चेस के मुताबिक कम है। और ऑब्वियसली अगर हो भी वो कैरियर जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, तो अच्छे इम्यून सिस्टम की वजह से इस बात का तयन किया गया है कि जो 18 साल से कम उम्र के अभी अफराद हैं उनको अभी वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। मगर जो SOPs है वो सीमल ने आपको बता दिया। आपको ये भी बता चले जी कि कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में 74 रोज बाद सबसे कम अफवात हुई हैं, जो कि एक यकीनन अच्छी खबर है। बैड न्यूज़ यकीनन है कि अभी भी अमवात हो रही है, लेकिन अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि अमवात का सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थम रहा है, कम होती जा रही है। तादाद 26 अफराद जांबक हुए हैं और 1615 नए केसेस भी सामने आए और नए केसेस की रेशो भी कम हो रही है। मतलब अब 2000 के अंदर केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और रिकवरी रेशो अली वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब तक जो मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद है वो 5,46,000 है, जबकि 5,01,252 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। बिल्कुल जी। और आपको ये बताते चलें कि जो इस वक्त ज़ेरे इलाज मरीज है उनकी जो तादाद है वो 33,493 है, जो कि यकीनन अभी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें से अक्सर और बेशतर ऐसे भी लोग हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है जी। और इसके लिए बेहतर यही है
के SOPs पर अच्छे तरीके से अमल बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव रेशो की बात करें कि टोटल टेस्ट वर्सेस जितने टेस्ट पॉजिटिव आए वो रेशो 3.9 है, यानी कि 3.9% ये रेशो। अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 क्रॉस कर रहे थे और अब हम उससे कम हो गए हैं और सूरत हाल 10 नवंबर से कबल के हालात की जानिब वापस आ गई है और ये सबसे बड़ी बात है। जबकि दूसरी तरफ जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो वो वैक्सीन तो पहुंच गई है और वैक्सीन चाइना से पहुंची है, खसूसी तैयारा गया था जहां से पहली खेप अब पहुंच गई है और चीनी हुकूमत ने ये वैक्सीन जो है वो अतिया की है, पाकिस्तान के खसूसी तैयारे में लोड की और फिर वो यहाँ पर पहुंच गई। और चीन ने हमेशा की तरह ये साबित किया कि वो पाकिस्तान का एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा मुखलिस दोस्त है। जब हमें अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि पहले हम अपनी डिमांड को सामने रखेंगे, और जो फाइजर वैक्सीन आई थी वो अभी तक यहाँ पर नहीं है क्योंकि उन्होंने बरतानिया को तो दे दी, लेकिन चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसीडर किया जाता है हमें, सो उसके लिए सोचा जाता है कि हम देखेंगे कि हमने कब देना। लेकिन WHO के SOPs भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो वैक्सीन नहीं मिली। वो वैक्सीन नहीं मिली। उसमें एक तो आपने जिस तरह जिक्र किया कि उनके अपने क्योंकि ऑर्डर्स थे, उन्होंने अपनी डिमांड को मीट करना है, अपने लोगों को पहले वैक्सीनेट करना है, मगर उसमें एक और अहम नुकता ये भी है कि ये भी एक बहस चल रही थी कि हमने क्या ऑर्डर दिया भी था या नहीं, मतलब खजाने से हमने पैसे उसके लिए जारी किए भी थे या नहीं, जो कि कहा जा रहा था कि 8 माह पहले शायद हमने कह दिया था कि हमने वैक्सीन ऑर्डर दे दी है, मगर अब जो है वो रिकमेंड किया गया जी कि इतने पैसे जो है वो जारी किए जाए वैक्सीन के लिए। तो अगर पैसे अब लिए जा रहे हैं तो पहले ऑर्डर किस चीज का दिया था, क्योंकि ऑर्डर जब देते हैं आप तो कुछ ना कुछ तो आप उनको देना पड़ता है। अभी जो वैक्सीन सामने आई है, जो हमारे पास आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो आया है, लेकिन वो अतिया करता है, वो हमने पैसों से नहीं खरीदी, वो चीन ने हमें अतिया किया। और इसकी महल एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जब ट्रायल्स हो रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल्स चाइना और कनाडा के इश्तराक से जो वैक्सीन तैयार हुई है, इसके जब क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे थे तो पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। तो एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जाए, बल्कि होता तो ये अपने लिए, इंसान अपने लिए करता है, लेकिन पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, पाकिस्तानी अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके बाद अब चीन ने जो वैक्सीन 5 लाख खुराकें जो हैं पाकिस्तान। इसके अलावा एक और अच्छी खबर है जी, बरतानवी हुकूमत भी पाकिस्तान को इमदाद कर रही है और बरतानिया में जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, दैट्स अनदर वैक्सीन ऑफ कोर्स, तो वो भी अब हमें अतिया की जा रही है, जिनमें 1,70,00,000 डोजेस जो हैं वो पाकिस्तान को दी जाएंगी। और जो चाइना से वैक्सीन आई है उसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 5 लाख खुराकें जो हैं वो पाकिस्तान आ गई हैं। सो इस पर हम बात करेंगे। कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों की कोशिशें कामयाब हुई और अब फाइनली जो है वो वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई है, पहली खेप आ गई है जो चाइना से 5 लाख डोजेस पर मबनी है। अब ये कहिएगा कि इसका प्रोसीजर कब से शुरू होगा और जो SOP गवर्नमेंट ने बनाए हैं क्या वो सेटल इन हो गए हैं कि अब ये बाकायदा लगना भी शुरू हो जाए, इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा लोगों को? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं जी, ये वैक्सीन इंशाल्लाह इसी हफ्ते में लगनी शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वैक्सीन इंटरनेट इश्यूज की वजह से आई थिंक उनके तरफ सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। तो मैं चाहूँगी कि नुमान प्लीज़ आप काइंडली उनसे दोबारा रब्ता करें। और जाते जाते हमें ये बता गए जिस पर हम बात कर सकते हैं कि इस हफ्ते में बाकायदा वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इन 5 लाख में से ना तो 3 लाख इन्होंने तो हेल्थ वर्कर ही रजिस्टर करने थे, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसी हफ्ते में हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स और जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी। और इस वैक्सीन का यकीनन मुझे ये भी उनसे सवाल जानना है कि कितने टेम्परेचर पर इसको स्टोर करना ज़रूरी है, क्योंकि उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है कि पहले तो चीन से तो पाकिस्तान पहुंच गई है और यकीनन खुसूसी उसके इंतजाम किए गए थे, खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान पहुंचे, मगर बाद में आगे मुख्तलिफ सेंटर्स तक उसको ले जाना और फिर वहाँ से लोगों को वैक्सीन लगाना वो भी एक आम मरहला इसमें साबित होगा और इसके लिए यकीनन अच्छे खासे पैसे भी दरकार होंगे। अगर आपको स्टोर करना ना एक अच्छे टेम्परेचर पे तो वो ऐसे नहीं हो जाता। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान जिन्होंने ये वैक्सीन रिसीव की है उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है और मुझे अच्छा लगा ट्वीट पढ़ के कि सबसे पहले उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर तो है ही। अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट बैच ऑफ साइनोफार्म वैक्सीन
vaccine has arrived. Grateful to China and everybody who made it happen. NCOC provinces played an instrumental role in tracking down this COVID and tackling this COVID situation. और फिर उन्होंने कहा कि I salute our frontline health workers for their dedications and efforts, और they'll be the first to get vaccinated. So उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ डिपार्टमेंट से है, बी इट नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स जो आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं और तमाम लोग, वो जो है सबसे पहले वैक्सीनेट होंगे। एंड आई थिंक होना भी चाहिए। ओवर द ईयर उनकी जो एफर्ट्स रही हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं। सबसे वनरेबल सिचुएशन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और मेडिकल फैसिलिटीज में रही हैं जिस पर वो काम करते रहे। बिल्कुल जी, बहुत सी मुश्किल हालात में, और हमने देखा कि बहुत सी कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। बहुत से हमारे ऐसे हीरोज़ जिन्होंने यकीनन मुल्क की खातिर, कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन्हें हम सलाम यकीनन पेश करते हैं। लेकिन अब यकीनन अहम सवाल यही है कि 5 लाख अभी खुराकें जो हैं पहुंची हैं, इनमें कितने हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएंगी? आपने कहा कि पहले 3 लाख के करीब हेल्थ वर्कर्स को इन्हें रजिस्टर करना था, उसके बाद किन लोगों को लगाई जाएंगी? जैसे हमारा राब्ता बहाल होता है डॉक्टर साहब से, यकीनन हम उनसे जानेंगे। मगर अभी यकीनन एक अच्छी खबर है कि वैक्सीन जो है पाकिस्तान पहुंच गई है। बहुत देखा जा रहा था कि कब ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचती है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई म्यूटेटेड वायरस जो है कोरोना वायरस का, वो तो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, न्यू शेप आ रही है। और ये भी यकीनन एक अहम नुक्ता होगा कि क्या ये जो पहुंची है वैक्सीन उस न्यू म्यूटेटेड वायरस के खिलाफ किस तरह से कारआमद साबित होती है, उसके खिलाफ दैट्स अ मिस्ट्री। एंड टाइम के साथ साथ जो है ये क्लैरिटी भी आती रहेगी, क्योंकि बरतानिया में सबसे पहले ये म्यूटेटेड वायरस आया था तो वहां पर वैक्सीन लग रही हैं एंड दे आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो होप, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना, वही एक चीज है जो हमें इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। डॉक्टर साहब से जैसे ही हमारा राब्ता होगा तो हम दोबारा वैक्सीन के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और खबर सुनाते चलें कि कराची के निजी क्लब में बॉक्सिंग के मुकाबले में पंच लगने से एक बॉक्सर जो है वो जाँ बहक हो गए, और बलूचिस्तान के इलाके पश्तीन से उनका ताल्लुक था। कौमी सतह पर वो खेलते रहे हैं, मोहम्मद असलम खान, और इस वक्त वो जब मुकाबला कर रहे थे तो उनके सर पर पंच लगा, जिसकी वजह से उनको शदीद चोट। बिल्कुल जी, अहले खाना के मुताबिक आपको बताएं कि बॉक्सर असलम खान को स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां पर इतवार की दोपहर 2:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। करीबी अजीज अकरम खान ने यह बताया कि असलम खान फाइट के दौरान पंच लगने से जख्मी हुए थे, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ना ही वो शायद करवाना चाहते थे। अब्दुल्ला के मुताबिक मरहूम बॉक्सर असलम खान ने बेवा और 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का कहना है कि मुकाबला बॉक्सिंग काउंसिल के ज़रिए तमाम हुआ था, जो कि गैर कानूनी है और इसका पाकिस्तान में बॉक्सिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ऐसा एक मुकाबला था जिसमें शायद जो इंतजामिया थी वो इन्वॉल्व नहीं थी, और इसी दौरान इन्वॉल्व नहीं था। बिल्कुल, और इसी दौरान जी देखें ये यकीनन अफसोसनाक वाकया पेश आ गया, क्योंकि जब जाहिर इस तरह के मुकाबले होते हैं तो उसमें फिर तमाम तरह SOPs जो होते हैं उनको नहीं फॉलो किया जाता। बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता, और अफसोस तो होता है इस तरह के मुकाबलों में। जब खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, ये दुआ तो उनके लिए जारी रहेगी। लेकिन बॉक्सिंग फेडरेशन ने कहा है कि तहकीकात कराई जाएँ। ऑल्दो जितने हमारे बॉक्सर हजरात हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। जैसे आलमी शोहरत याफ्ता मोहम्मद आमिर खान जो हैं वो काफ़ी इस पर अफसरदा भी थे, और उन्होंने एक मैसेज भी जारी किया और इस पूरे सिनेरियो के ऊपर जो है वो दुख का इजहार भी किया। वही बात आ जाती है कि खेल खेल में अगर नुकसान हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन रीथिंक ज़रूर किया जा सकता है कि जैसे अभी फेडरेशन ने बोल भी दिया ना कि ये हमारे पैनल से इवेंट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। बिल्कुल जी, कैसे हो गया, क्यों हो गया। और आमिर खान ने भी इस हवाले से जो है बयान जारी किया है और उन्होंने भी मजम्मत की है इस चीज़ की। और जो मसले मसाइल थे इसमें कुछ कैटेगरी के इश्यूज थे। अब अंडरवेट कैटेगरी के अंदर वो खेल रहे थे और जो दूसरे प्लेयर थे उनका वेट ज्यादा था, और जब पंच लगा तो जाहिर है उसकी फोर्स और जो वो जोर था वो तो तहकीकात होंगी, तो तहकीकात के बाद ही जो सूरत हाल है वाज़ेह होगी। एक दफ़ा फिर से जी हम जिक्र कर लेते हैं, हम पहले बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन के हवाले से कि वैक्सीन जो है अब पाकिस्तान पहुँच गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह,
और ये वैक्सीन की 5 लाख खुराकें अभी पाकिस्तान पहुंची हैं। चीन की तरफ से अतिया करदा ये वैक्सीन है। और हमारे साथ गेस्ट जो हैं एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, जो कि चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर से आपसे हम यकीन यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुँच गई है, ये प्लीज़ बताइएगा कब से ये वैक्सीन जो है ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हमारे हैं उन तक पहुँचाई जाएगी और दीगर लोगों तक कब तक ये वैक्सीन पहुँचाई जाएगी? जी, ये इसी हफ्ते में इंशाल्लाह इसकी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। सारी तैयारी हमारी मुकम्मल है। जो प्राइमरी हेल्थ वाले सेक्रेटरी हेल्थ है पंजाब के उस्मान, वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स तैयार हो चुके हैं। एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स डेजिग्नेट हो चुके हैं, लोगों की ट्रेनिंग करवाई जा चुकी है और नादरा के डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी किया जा चुका है। लोगों को मैसेजेस देने का निजाम भी टेस्ट किया जा चुका है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, लेकिन ये 5 लाख डोजेस हैं जिसमें से आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि तकरीबन 3 लाख के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और सबसे पहले उनको दिया जाएगा। तो 2 लाख बाकी के डोजेस जो हैं वो कम नहीं हो जाएंगी पूरे पाकिस्तान के लिए? जी, कब तक अगली खेप आएगी? तो आपको पता ही है कि ये अब मुसीबत ये है कि मैं तो इस मौके पे बार बार सब लोगों को ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अब भी सीख लेना चाहिए कि जब आप हमेशा मांगने वाली साइड पे होते हैं तो फिर आपकी मर्जी के मुताबिक आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इसलिए अब हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जोर ये देना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहिए। हम दुनिया में शायद सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाते हैं, हेपेटाइटिस की, पोलियो की, मीजल्स की, टाइफाइड की, लेकिन हम वैक्सीन बनाते नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हमें करना पड़ेगा। हमें वैक्सीन बनानी पड़ेगी, हमें ऐसी एहतियात बनानी पड़ेगी जिनकी कभी भी किल्लत हो जाए तो हमारे लिए काफी मुश्किलात पेश आती हैं। फिलहाल तो क्योंकि हम स्टेज पे नहीं है इसलिए हम रेमो करम पे हैं, उन लोगों के जो वैक्सीन बनाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो आपको जबरदस्ती हासिल तो नहीं कर पाएंगे। ये तो आपके डिप्लोमेटिक सोर्सेज, आपके फाइनेंसेस, वो बहुत सी चीजें, और इसलिए वैक्सीन का हसूल जो है ये तमाम तर फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, वेरी ट्रू एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम वाकई में जिस एंड पर हैं हमारी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, लेकिन वो कितना खुशाइंद होगा जो बरतानिया डोजेस आपको हमें दे रही है और करीबन उसकी तादाद जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, तो वो भी हेल्प करेगी हमें ये पूरा कवर करने में ओवरऑल पाकिस्तान को? देखिए, आप अपनी आबादी में देखें तो अगर हमें 40 से 50% लोगों को भी वैक्सीन लगानी हो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कोई 10 करोड़ डोजेस की, जिसमें से हमें 17 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख डोजेस बरतानिया से मिलेंगे, 5 लाख यहाँ से मिलेंगे, तो हमारा शॉर्टफॉल तो अभी भी बहुत होगा। लेकिन बात वो जैसे मैंने कहा कि हमारी अब असल बात यह है कि 12-13 कंपनियों ने रजिस्टर करा लिया वैक्सीन के लिए, उनके ट्रायल्स भी हो गए, उनके फेज 3 ट्रायल्स भी हो गए, उनको अप्रूवल भी मिलनी शुरू हो गई। तो मार्केट में यकीनन ऑब्वियसली जब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं तो बिजनेस फर्म्स तो उसमें शामिल हो जाती हैं, तो इसकी प्रोडक्शन यकीनन बहुत तेजी से बढ़ने लगे। और वो तमाम मुल्क जो वैक्सीन बना रहे हैं उनको कोविड के सिलसिले में जो नुकसान हुए हैं उनका अजाला भी हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी वैक्सीन बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत करीब जब आप करना होगा तो आपसे कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सही तो इसलिए ये एक ऐसी सूरत हाल है जो हम बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री को इस काबिल ही नहीं किया कि वो कोई तैयार कर सके। हम तो सिर्फ बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करके हमारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, हमने इस काबिल ही नहीं किया जी अपनी इंडस्ट्री को कि हम ये खुद से कुछ बना सकें, वैक्सीन तैयार कर सकें। हम यकीनन दूसरों के रहमो करम पर हैं, और जैसे उन्होंने पहले कहा कि पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी होगी और फिर देखना होगा कि आपके डिप्लोमेटिक टर्म्स कैसे हैं, क्योंकि अभी जो वैक्सीन आ रही है वो तो या तो अतिया की जा रही है या अब यकीनन इसी बुनियाद पर है, क्योंकि हमने प्री ऑर्डर बाकी ममालिक की तरह हम नहीं दे सके, हमारे फाइनेंशियल जो क्राइसिस की वजह से आप कह लें कि ये सारी सूरत हाल है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो तमाम तर जो तफसीलात हैं जी वो तो उन्होंने बता दी हैं कि अभी जितनी वैक्सीन है उससे गुजारा करें, भी ज्यादा की बात ना करें, ना ही डिमांड करें। वो देखा जाएगा कि जब आएगी, जब कोई दे देगा, मेरा उसके दिल बाद हम दुखता है देखेंगे। इस बात पर, बट एनीवेज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहिए कि चले कुछ आ तो रही है, सिलसिला तो एक शुरू हुआ। दूसरी तरफ आपको एक और खबर देंगे जी, शुक्र है इस पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगी कि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं। भारत जो अपने ही शहरियों के साथ कर रहा है वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर जो है एक वॉर जोन बना दिया गया है, और ये तमाम प्रोटेस्टर्स जो कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसान, ये तमाम सिख बरादरी जो मुख्तलिफ रियासतों में प्रोटेस्ट कर रही है, मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, और ये सरापा एहतजाज किसान जो हैं अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने जी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और हुकूमत ने दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी हैं।
मुतनाज़ ज़रई क़वानीन से ज़रई शोबे की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसा उनका कहना है। और जब साथ ही साथ भारतीय रियासत हरियाणा के किसान नौजवान उन्होंने अपने हुकूक गंवा डाले। नौजवान का कहना है कि दिल्ली किसी के बाप का नहीं, जो एहतजाज करने से रोका जाए तो एक ऐसा मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि हमें शायद मकबूजा वादी में कश्मीर में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से सारी सूरत हाल होती है कि पहले जुल्म किया जाता है, फिर इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की जाती हैं ताकि खबरें बाहर तक ना पहुंच सके, लोगों तक चीजें ना पहुंच सके कि कितना जुल्म वहां पर किया अच्छा, ये वो सिचुएशन है, स्टेट विद इन स्टेट की सिचुएशन है जो मोदी सरकार से कंट्रोल नहीं होने में आ रही और अपने ही शहरियों को ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि किसानों ने जो खुदकुशियों का सिलसिला शुरू कर दिया था उसके ऊपर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ध्यान आपका एंटी पाकिस्तान स्टांस पर हो, कश्मीर पर कैसे जुल्म ढाने हैं उसके ऊपर हो, तो आपका मुल्क ऐसे ही टूटता चला जाएगा, ऐसे ही बिखरता चला जाएगा और आप कंट्रोल करेंगे। किसी के घर में आप बुराई चाहेंगे ना तो वो बुराई आपके अपने घर में होगी, किसी के घर में बिल्कुल ठीक है। आप सीमल, इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हेडलाइंस और फिर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात कर लेते हैं कल जो अवाम के ऊपर बम गिराया गया पेट्रोलियम मसनूआत की मद में और उसके इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में अली ₹2.70 इजाफा। बिल्कुल जी, ₹2.70 इजाफा हुआ है, लेकिन आपके लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि जो ओगरा की जानिब से कहा गया था वो तो ये कहा गया था कि 12 से 13 रुपए का इजाफा किया जाए पेट्रोल में। लेकिन बस कर दे इन लॉजिक्स को कि हमने कहा था 13 रुपए बढ़ेगा लेकिन देखिए हमने सिर्फ 2 रुपए बढ़ाया। जी, बाकी का जो बोझ है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी और हुकूमत कैसे बर्दाश्त करेगी? आवाम के पैसे से, टैक्स के पैसे से। लेकिन यहाँ पे एक अहम नुकता ये भी है कि ये एक नया तरीकाकार जो है वो शुरू हो गया हुआ है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दो, यानी नए साल में अब ये तीसरा इजाफा है। पहला इजाफा 1 जनवरी को हुआ, दूसरा इजाफा 15 जनवरी को हुआ, तीसरा इजाफा 1 फरवरी को हुआ। तो यानी आप तैयार हैं 15 फरवरी को भी रातों रात कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे यकीनन यही है कि जब महंगा होता है पेट्रोल सीमल तो हर चीज महंगी भी हो जाती है, पेट्रोल महंगा मिलता भी है, लेकिन कभी सस्ता हो जाए तो हुकूमत को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। अभी तो ये ख्वाब छोड़ दें ना, अभी तो ये ख्वाब छोड़ दें कि सस्ता होगा। और जब हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 3 मरतबा इजाफा हुआ, तो गुज़श्ता 60 दिनों के दौरान अगर हम 2 माह का यानी कि 4 हर महीने 2 दफा होता है तो तकरीबन 2 माह का निकालें तो करीबन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। और इसमें टैक्सेस की रेशो क्या है, इसमें बेसिक पेट्रोल की प्राइस क्या है, दैट्स अनदर डिबेट। और उसके बाद अब जब हम जिक्र कर रहे हैं महंगाई का, तो महंगाई में भी अली आप ये देखिए कि वज़ीर आज़म साहब कल ट्वीट करते हैं कि हमारी मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई की जो रेशो है जो गुज़श्ता कई महीनों से, सालों से चल रही थी, वो हमने कम कर ली है। और अपनी ही उस ट्वीट में वो कहते हैं कि व्हेन आवर गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, उस लेवल से भी नीचे हम इन्फ्लेशन रेट को लेकर जा रहे हैं। लेकिन कब लेकर जाएंगी ये यकीनन अभी एक सवालिया निशान है। और अवाम तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा हो जाए जी कि अगर 55 रुपए किलो चीनी मिलती थी तो अब 50 मिले, लेकिन अभी जितने में मिल रही है वो सबको पता है, मतलब 70 भी मिल जाए। अब तो 100 क्रॉस कई इलाकों में जहां पर मुनाफाखोरी हो रही है, 100 क्रॉस 85 90 अगर रेट है तो फिर 100 प्लस में आपको चीनी मिल रही है। चले चीनी को भी आप लग्जरी कह देंगे कि मत खाएं। आटा आपका कितना महंगा जा रहा है, आपके चावल, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। और हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट यही थी कि दाल जो है वो महंगी होती जा रही है। और हो क्यों ना, हम इम्पोर्ट करते हैं, क्या हमारे पास अपनी दालें मौजूद हैं कि हम उसकी कीमतें कम कर सकें? बिल्कुल जी, ये सारी सूरत हाल है। और इसी सारी सूरत हाल में पहले के जो बयानात हैं उनका जिक्र जरूर करना पड़ता है। हमें जिक्र इसलिए करना पड़ता है ताकि थोड़ा सा याद दहानी करवाएं, याद दिलाएं कि आप पहले क्या कहते आए हैं और अब आपकी हुकूमत में क्या हो रहा है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा जी कि अगर बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है या चीजें महंगी होती हैं तो इसका मतलब ये है कि जी हुक्मरान करप्ट है। तब पहले ये लॉजिक दी जाती थी, अब लॉजिक ये दी जाती है क्योंकि जी हालात मुल्क के खराब है, खजाना खाली है, कर्जे वापस करने हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगाई जो है वो तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब महंगाई जो है किस तरफ जा रही है ये भी फिर देखना पड़ेगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मैं और अली नहीं कह रहे, ये वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है जो हफ्तावार जारी की जाती है जिसमें कीमतें बढ़ने का भी इंकशाफ हुआ है। बहरहाल फिलहाल आपको लिए चलेंगे सखर, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसपे सारी जमातों की क़यादत किसी यादाश्त की सूरत में साइन करती है, क्योंकि हम 11 जमातें हैं। हम सारे ऑप्शंस खुले रख के आज भी चल रहे हैं। और याद रखिए, सेनेट के इंतखाबात को रोकने का ऐलान कर दिया गया। जब बात हुई और बाई इलेक्शंस को बायकॉट करने का,
जब बात हुई तो हमने कहा जी ये ब्लॉक नहीं होगा। हमारा एक्सपीरियंस, हम बाकी सारी जमातों की भी इज्जत करते हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की तारीख में, लेकिन पीपल्स पार्टी जमहूरी तारीख के लिए आमरों के खिलाफ लड़ने, ताकतवरों के खिलाफ लड़ने, इस मुल्क की अजारादारियों के खिलाफ लड़ने की और मार खाने की और कुर्बानी देने की सबसे बड़ी तारीख की दामन है। हमने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अर्ज़ किया कि ये नहीं हो सकेगा कि हम सेनेट का इलेक्शन रोकें। और ये भी याद रखिए कि पीडीएम सेनेट को नहीं तोड़वाने का मुतालबा कर रही है, हम सेनेट की बात नहीं कर रहे। सो हमने गुजारिश की कि हम अपनी सीईसी में फैसला करेंगे। हमने सीईसी में बैठ के इस पे बड़ी डिटेल डेलिब्रेशंस की और वापस आके पीडीएम को अपना कानूनी नुक्ता नज़र और अपना सियासी नुक्ता नज़र दिया। हम मशकूर हैं कि हमारी सारी जमातों ने उसको कबूल किया। बल्कि आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, महमूद खान अजगजई साहब ने, शेरपाव साहब ने, ANP वाले ज़मीर हैदर खोती साहब ने, सारी जमातों ने, डॉक्टर मालिक साहब, सब ने इस बात को इकरार किया कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जा रहा है और सेनेट के इंतखाब में भी हिस्सा लिया जा रहा है। बैन ही हमने यही कहा चेयरमैन साहब ने कि हमारा ख्याल है कि ये ऑप्शन जो हमारा तहरीर शुदा जो पॉइंट्स हैं ये उसका हिस्सा है, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक जो उस पर बहस होती है ना, ये अगर वहाँ डिटेल बात करेंगे, ये जो बहस होती है कि जी नंबर नहीं है, नंबर हुकूमतों के पास ही होते हैं, ये बात दुरुस्त है। जो तादाद है वो हुकूमत के पास ज़्यादा तादाद होती है इसलिए हुकूमत होती है, ये हमें भी पता है। लेकिन आपने अभी सिर्फ नाम लिया है अदम एतमाद का, तभी फैसला भी नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं ना कि जो कल तक डेवलपमेंट फंड को गालियां देते थे और हराम कहते थे और उसको बुराई की जड़ कहते थे, करप्शन की, आज खान साहब MNAs को भी खजाने खोल बैठे हैं, MPs को भी खोल बैठे हैं। आज चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी याद आया कि ये MPA मेरे दस्तों बाजू हैं। और आपको याद देखा कि परवेज़ खट्टक साहब जो हैं बड़े अरसे से दुखे बैठे थे, कल वो भी फट पड़े। तो अभी हम जो कह रहे थे कि हुकूमत के दरमियान बहुत सारे क्रैक्स हैं, इनके इत्तेहादियों में, इनकी अपनी जमात के अंदर, तो अभी तो हमने सिर्फ नाम लिया है तो क्रैक्स खुलने शुरू हो गए हैं। जिस दिन तारीख पेश हुई आप धमाके सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बैरा साहब कैमरा ने बोल के खिलाफ बड़ी भाई हमें तो भाई हमारे बोल का पीडीएम का मुश्तरका फैसला था, पीडीएम का मुश्तरका फैसला था का हम इस्तीफा देंगे। पीपल्स पार्टी का ये है कि हम इन हाउस तब्दीली लाएंगे, तो क्या अब पीपल्स पार्टी के उस पर अमल किया जाएगा या पीडीएम का? कल चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है, आज सारे अखबारात में भी है और मीडिया में भी चल रहा है, आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम अगली जो मीटिंग हो रही है 4 तारीख को, उसमें फैसला करेंगे। जो हमारी डेडलाइन गुजर गई, अब फैसला करेंगे कि लॉन्ग मार्च होगा और जो अदम एतमाद की तहरीक, इसमें हमने कौन सा स्टेप पहले लेना है, ये तो ऑलरेडी फैसला मौजूद है। हम किसी पॉइंट से पीछे नहीं हटे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हाँ अगर कोई फैसला ऐसा हो गया जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो अगर आपका सिम्मत और हदफ क्लियर है और उसी तरह आप कायम हैं और आप अपनी किसी फैसले के अंदर कुछ स्लाइटली एडजस्टमेंट कर लेते हैं, मसलन हमारे जलसे जुलूस जारी हैं, लेकिन दरमियान में पंजाब के बहुत सारे इलाकों में फॉग आ गई, बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गई। कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिस पर उन्होंने पीडीएम की भी बात की, सेनेट इंतखाबात की भी बात की और इसके साथ साथ अब जरा वापस आ जाते हैं ना। अब जो हम जिस पे बात करने का मुझे ना बड़ा मजा आता है। वैसे सीमा मजा आ रहा तो नहीं चाहिए और इस पर बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि करनी पड़ती है। तो हमारे साथ जी मौजूद हैं इब्राहिम मुगल साहब, सीनियर तजियाकार हैं, और साथ ही साथ हमने आज मदू किया था जी आसिम शौकत साहब को, जो जिनका ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन मेरे जो दूसरे प्रोग्राम में आखिर क्यों मैं सीमल बड़ा तंग करती है ना कि तुम अपने प्रोग्राम का जिक्र क्यों करते हो, लेकिन उसमें भी मैं अक्सर लाइन अप करता हूँ पीटीआई के गेस्ट को अपने शो के लिए और ऑपोजिशन के साथ, लेकिन वो कोई ना कुछ कह देते हैं, कुछ ना कुछ कह देते हैं जी इस वजह से नहीं आ सके, उस वजह से नहीं आ सके। मेरे साथ भी यही होता है जी, सबके साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अभी तक तो यही हो रहा है, आ रहे हैं लेट हैं, मतलब 10 बजे 11 बजे के बाद ना है। बाकी वन ऑफ दोस्त जो हमेशा फेस करते हैं क्रिटिसिज्म को भी और जवाब भी देते हैं। अच्छा। तो वो आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, लेकिन थोड़ी लेट खुली इब्राहिम कोई बात नहीं, आपके साथ भी ऐसा हुआ था, रिसेंटली हुआ था, मैं याद कराऊं आपको, हो जाता है, कभी नहीं कुछ नहीं होता। इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर लाइटेस्ट नोट पर तो हम गुफ्तगू कर ही रहे थे, लेकिन जो महंगाई का ग्राफ अब हम देख रहे हैं और इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी आई, पेट्रोल बम फिर से जैसे अली ने भी कहा कि तीसरी मरतबा
15-15 दिनों के वक्फे से गिराया गया, चौथी मरतबा इनफैक्ट, क्या कहेंगे? जी बात ऐसी ही है, और जब आप बात कर रहे थे दोनों नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि 31 दिसंबर जब जा रहा था 20, तो उस वक्त रात को 2 रुपए 31 पैसे बढ़ा दिए गए। 15 जनवरी आई तो 3 रुपए 25 पैसे से लेकर 4 रुपए तक बढ़ा दिए गए। आज 31 जनवरी आई है तो ऑन एन एवरेज, जिसमें मिट्टी का तेल गरीब जिससे चूल्हा जलाता है वो भी शामिल है, अब अगर उसे गैस नहीं मिलती, गैस आपने बंद की है, मिट्टी का तेल आप महंगा करते हैं, तो फिर कहीं ये पैगाम ना देने कि यही मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़को और खुदा न खास्ता वो काम ना करें, दीन में मना है। लेकिन यहां तक पहुंचने में अब इसकी वजूहात क्या है? मैं देख रहा था, बेटी कह रही थी जी कि 13 रुपए लीटर तकरीबन तेल बढ़ा है। बात 13 रुपए की नहीं है। अगर मुल्क में 24 बिलियन लीटर तमाम तेल मिला के इस्तेमाल होते हैं और अगर उन पर 13 रुपए का इजाफा फी लीटर हुआ है तो साल में आप अंदाजा लगाएं ये तकरीबन 260 या 300 अरब रुपए तक बात चली जाएगी। ये जो 300 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, इसके लिए आपने कंपनसेशन कौम के लिए या आवाम के लिए क्या रखी? दूसरी बात, दुनिया में पेट्रोल की प्रोडक्ट्स जो है आजकल वो सस्ती हो रही है क्योंकि विंटर चला गया है और विंटर के बाद समर में ऐसा डिप आती है। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड मुख्तलिफ है ऊपर जाने से। आज एक मुहतात अंदाजे के मैं देख रहा था कि सारे डाले थे, इसमें टैक्सेस वगैरह हर चीज डाली थी, तो तेल का जो रेट आ रहा था वो तकरीबन 60-61 रुपए से ज्यादा किसी सूरत भी नहीं आता लाहौर पहुंचकर। और अगर 60 रुपए वाली चीज 113 रुपए में बेचनी है, गोया ये 70 रुपए का इजाफा भी लगाया जाए तो 22 अरब लीटर पर 1500 अरब रुपए बन जाते हैं। अगर साल में, मैं ये नहीं कहता इमरान खान साहब का, इमरान खान साहब तो एक लीडर है, अब नीचे उसके मशीनरी है या सीमन को इस पे गुस्सा आता है, लेकिन मुझे कहने दीजिए नीचे वाला बाबू इतना नाअहल है और उसकी नाअहली जो है हम इमरान खान की पकड़ में डाल देते हैं। कौम का एक सवाल है कि ये जो सिर्फ तेल के प्रोडक्ट से 1600 अरब रुपया अजाफी एक साल में आएगा टैक्सों की मद में, ये खर्च कहाँ हो रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इब्राहिम साहब। आपको ये वो वाला पॉइंट भूल गया जब 26 तारीख को इजाफा कर दिया गया था, जब यकम का इंतजार तक नहीं किया गया था, उससे किस माफिया को फायदा हुआ था? दैट्स अनदर पॉइंट एंड दैट्स अ स्कैंडल। बात करिए, गंदम जरा सस्ती थी, थोड़ी महंगी हुई मार्केट में तो 144 लगा दी गई। और तेल अभी 2 दिन के बाद महंगा होना होता है। पेट्रोल पंप वाला दीदा दिलेरना तेल नहीं दे रहा होता, डीसी जाके 144 लगाने से कासर है। अब इमरान खान डीसी को तो आके इस बारे में हम यकीनन बात करते हैं, लेकिन हम जो जिनका जिक्र कर रहे थे जी, हमारे यकीनन पाकिस्तान तहरीक साहब से आसिम शौकत साहब जो हैं वो आ चुके हैं, हर दिल अजीज हैं और तर्जमान भी हैं। थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन हमने बोल दिया कि वो आ रहे हैं, बस रास्ते में हैं। जवाब जरूर देंगे, क्रिटिसिज्म को भी फेस करते हैं और हमेशा अपना बयानिया जो है वो सामने रख लेते हैं। सर अभी जिस तरह से आपने सुना, सारी डिस्कशन चल रही है, पेट्रोल जो है एक दफा फिर से महंगा हुआ है और इसमें जो तजवीज की गई थी तकरीबन 21.5-22 रुपए जो लेवी इस वक्त पेट्रोल पे ली जा रही है, जो तजवीज की गई थी, जो इजाफे की, उसमें तकरीबन 30 रुपए लेवी को रखा गया था। ये वही लेवी है जिसमें पहले असद उमर साहब असेंबली में खड़े होकर कहते थे जी ये अवाम के जो अकाउंट, बैंक अकाउंट से उनमें डाका डाला जा रहा है, ये चोरी है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब हुकूमत को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी यही सब कुछ करना पड़ रहा है, तो पहले इस तरह के बयान देने और अब वही सब कुछ करना। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा आजकल मीडिया का ये फेवरेट टॉपिक है इन्फ्लेशन। अवाम का बहुत फेवरेट है सर। एग्जैक्टली, एक टची चीज़ है ना। अच्छा देखें, मैं आपके तवज्जो से बार बार लोगों को इस समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन्फ्लेशन जो है ना ब्रॉडर टर्म इकोनॉमी की का एक इंडिकेटर है। जब तक आपकी ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक नहीं ना होंगे तब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन्फ्लेशन पे ठीक नहीं आएगा। अब बार बार ये एक फैशन बन गया कि जनाब पिछलों को छोड़ दें, पिछलों को छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम किस तरह इकोनॉमी को आज की 2 साल की इकोनॉमी को आइसोलेशन में ले लें। अगर द इशू इज के जब तक
हम पिछली हुकूमतों के किए धरे को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर आएंगे, हम किस तरह नीचे इकोनॉमी को लेकर आएंगे? चलिए सर, आपकी बात बता दीजिए कि कैसे ये वाला इल्जाम भी पिछलों पर लगाना है और आप जिम्मेदार? नहीं, अब देखें, आज पेट्रोल की कीमत आपने देखी बड़ी है। पहली चीज तो ये कि जब जिस दिन डॉलर हमारा आर्टिफिशियल से नेचुरल फोर्सेस के ऊपर आया, डॉलर की रेट बढ़ गई। अब पेट्रोल आपने इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना है, हम खुद तो अपना पेट्रोल जनरेट नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो आपका पेट्रोल ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करेगा। आपने देखा कि जनवरी में हमने 75 रुपए भी बेचा। इसलिए मैंने सवाल में जिक्र किया था 8 रुपए जो लेवी में उन्होंने तजवीज की थी, और यकीनन कुछ ना कुछ इजाफा किया है, उस लेवी को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा देखें, अगर आप ओगरा की समरीज देखें तो यही फैसला हुआ है कि लेवी को ही हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपके कोविड को, अब देखें, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना हुआ कि कोविड की वजह से सारी दुनिया में जो ग्रोथ थी वो रुक गई। अब आपके कोविड में हमारा लास्ट टाइम भी 800 अरब रुपए जो थे वो टैक्स कलेक्शन में कम हुआ। अब कल सर आपने एक मिनट जुमला आपकी बात कि जब हम गरीब आदमी को स्क्रू करते हैं ना टैक्स पे, तो आप जैसे जो दोस्त है ना वो इतना शोर मचाते हैं कि गरीब आदमी पे बोझ टैक्स का डाल दिया। अब जब टैक्स में कमी हुई है तो वो कहां से पूरा करना है? हम IMF प्रोग्राम में चल रहे हैं। टैक्स मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, आपने कहा कि पिछली हुकूमतों को हम नहीं छोड़ सकते। जब अब बात की जाती है पिछली, नहीं उसकी वजह है, एक फिगर, सिर्फ एक फिगर सिंबल दे दूं कि 6000 अरब रुपए हमने वो सूद का पैसा दिया है जो कर्जा पिछली हुकूमत मजीद कर्जा लेकर ना, उसकी एक रेशो अलग है। आज़म साहब, अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बड़ी मैटर करती है, मैक्रो लेवल पर इसको सोचना चाहिए, तो हमारा तो डेफिसिट भी खत्म हुआ, सरप्लस में चले गए, हमारे तो रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं जिसके गवर्नमेंट बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स लेती है। हमने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आम आदमी को उसका क्या फायदा? इब्राहिम साहब, आप इस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए, फिर मैं आपकी तरफ जो बात कर रही है नहीं, मैं इनसे आसिम साहब से मैं इत्तेफाक कर लेते हैं, लेकिन 2-3 चीजें हैं जी। मैक्रो का लफ्ज इन्होंने बोला और उसके साथ माइक्रो फाइनेंस होता है। नाजरीन के लिए जो देखने वाले हैं, आज अगर आप बाजार गए हैं तो अंडा महंगा मिला है तो ये माइक्रो फाइनेंस है या माइक्रो लेवल है आपका जी। अगर कंट्री के ओवरऑल प्रोडक्शन अंडों की 26 अरब अंडों से कम होकर 20 अरब पे आ गई है तो वो दैट इज ए मैक्रो लेवल। इस गवर्नमेंट में बेड़ा ही घर मैक्रो इकोनॉमिक का माजी वालों ने नहीं किया, इन्होंने किया है। कैसे? मैं बता देता हूं कैसे। ये कह रहे हैं जी कि माजी से हम लेके आए, जब आपने किसान से 35 रुपए किलो गंदम 48-40 लाख टन और आपके गोदाम में आ गई 35 रुपए किलो, और उसका आटा अगर 70 रुपए बिक रहा है तो पिछली गवर्नमेंट का क्या कसूर है? दूसरी बात, आज नाज़रीन हैदराबाद में, मैं इस साल प्रोग्राम आने से पहले हैदराबाद में टमाटर जल्दी आता है, डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, माइक्रो भी करेंगे मैक्रो भी करेंगे। आज सुबह 8 रुपए बोली हुई है टमाटर की, कहां? हैदराबाद। 8 रुपए किलो। ओके। बाजार में मैंने फोन किया तो पता चला कि 50 रुपए बिक रहा है। माजी की हुकूमत का इसमें पेट्रोल महंगा हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन की, फिर मुनाफाखोरी के, फिर मिडिलमैन की। आज़म साहब, मैं कहूंगी अच्छा आलू है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा आलू जो है वो अकाड़ा का है। आज सुबह अकाड़ा की मंडी में 18.5 रुपए किलो बिका है, मार्केट में वो 45 रुपए से लेके 47 रुपए तक है। और एक बात सुन ले, जब माजी की हुकूमत थी तो उस वक्त पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, जिसमें आप खाने वाला तेल कह सकते हैं, चाय की पत्ती कह सकते हैं, उसकी इंपोर्ट थी 650 से 700 अरब रुपए की। बदकिस्मती से नाकाम इमरान खान को नाकाम करने वालों ने जब यह कहा कि मूव स्लो, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है नाज़रीन, इस पर कोई दो नफल पड़ रहे, इस साल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट 650 अरब रुपए नहीं है, 1960 अरब रुपए हो गई। ठीक ठाक उसमें फर्क अरब रुपए हो गई है। अब पहले डॉलर अगर जितने का भी था, अब डॉलर 160 पे गया है। ये प्रोडक्शन किसने किया? बिल्कुल ठीक। आज मैं चाहूंगी आप जवाब देखें। अच्छा, उन्होंने इब्राहिम साहब जो है ना, इनसे हमने बड़ा कुछ सीखा भी है और हमारे मोहतरम है, शुक्रिया। हाँ, इनको सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन मुझे ना अब 1 मिनट आपने देना, मैं इसको एक्सप्लेन करूं माजी की हुकूमतों ने किया क्या, और ये जो माजी की हुकूमतों के लिए 1 मिनट ही है, बाकी आप एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखें, अब मैं कोशिश करता हूं कि विदाउट इंटरप्शन जरा क्विकली लिख रहा हूं। हुआ क्या कि डेलिबरेटली
एक बड़ी क्रिमिनल एक्ट किया गया कि डॉलर को आर्टिफिशियली नीचे रखने के लिए आपके फॉरेन रिजर्व अकाउंट में सालाना $7 बिलियन जितना मुल्क में डॉलर था वो झोंक देते थे हम मार्केट में ताकि डॉलर नीचे रहे। ठीक है। अब इस डॉलर को जब नीचे रखते थे तो प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि हमने हर किस्म की मैन्युफैक्चरिंग रोक दी, हर किस्म का एग्रीकल्चर रोक दिया, हर किस्म की एक्सपोर्ट रोक दी। हमारी इकोनॉमी जो थी वो डेवलप हो गई ट्रेड बेस्ड, और ट्रेड में भी इंपोर्ट बेस्ड। क्यों? कि बाहर डॉलर सस्ता था, बाहर से चीज सस्ती मिलती थी। हम कहते थे कारोबार करना है, आसान हल क्या है, बाहर से इंपोर्ट करो, मंगवा दो। हमने क्या किया? दुनिया की हर चीज इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। ऑयल इंपोर्ट करना, दालें इंपोर्ट करना, हर चीज इंपोर्ट। हमने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सेक्टर को खड़े नहीं होने दिया। जिस वक्त हमने मैन्युफैक्चरिंग डॉलर को नेचुरल फोर्सेस के लिया पे मार्केट ने डिसाइड किया, डॉलर ऊपर चढ़ गया। अब जो ये 1000 अरब कह रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ गई, उसमें क्या हुआ कि ये सिर्फ डॉलर ऊपर गया है। आप कोई चीज खुद बना ही नहीं रहे थे। हमने हर चीज जो थी वो इंपोर्ट पे लगाई हुई थी। अब एक साल के अंदर अंदर जो हम कर सकते थे हमने किया। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मैं कंप्लीट कर लूं। कंप्लीट ये है कि डॉलर हमने आर्टिफिशियली नीचे रखा हुआ था, हमारे फॉरेन रिजर्व अकाउंट्स खत्म होने के बराबर हो गए थे। अब आप 2-3 चीजें देख लें कि फॉरेन रिजर्व अकाउंट, अल्लाह का शुक्र है, वो जरूरी होते हैं। वो तकरीबन 15-16 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गए हैं। और आपका टेक्सटाइल सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही है, रेमिटेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड की 7वीं और इस रीजन की दूसरी बैंकिंग है। ये मैक्रोइकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो। आम आदमी भूखा मरता हुआ बर्दाश्त नहीं, अब रुक जाइए, मुझे आखिरी जुमला कहने दीजिए। डॉलर आपका जिस वक्त नेचुरल मार्केट फोर्सेस ने डॉलर डिसाइड किया, आपने फॉरेन रिजर्व अकाउंट से डॉलर झोंकना बंद कर दिए, तो डॉलर ऑटोमेटिकली 110-15 से 160 पर चला गया। अब और आप जो भी चीज इंपोर्ट करेंगे, जितने पैसे हमने डॉलर्स में वापस करने हैं ना, उसमें भी इजाफा हो गया। उसमें 3000 अरब रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया। आसम साहब को एक पैगाम दे दिया। आसम साहब, आपने कहा कि टेक्सटाइल जो है वो आज 100% अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है। नाज़रीन, मुल्क में 1 करोड़ 60 लाख गांठें 380 पाउंड की गांठ हो रुई की तो वो जरूरत है साल की। पाकिस्तान में ये तकरीबन 1 करोड़ 47 लाख गांठों पर चली गई थी प्रोडक्शन कपास की। बेड़ा गर्क हो पाकिस्तान की पिछली 23 साल हिस्ट्री में। इस साल कम तरीन प्रोडक्शन जो 80 लाख गांठें भी नहीं हुई, गोया तकरीबन 70 लाख गांठें प्रोडक्शन कॉटन की जो है वो उड़ गई। अच्छा, उनका पता नहीं चल रहा कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई। जब प्रोडक्शन नहीं हुई तो रुई जैसी चीज आप एक हाथ से इंपोर्ट कर रहे हैं 160 रुपए के डॉलर में, और दूसरे हाथ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? दिसंबर में हाईएस्ट हम गए हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। आपको इसकी एक रीजन रीजन मैं उसकी आपको ये दे देता हूँ कि इसमें अगर तो कोई पॉलिसी हमने कोई बेहतर की है वो आप जरूर बताइएगा, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जिस तरह से इंडिया हो गया और दीगर ममालिक हैं जिनसे हमारा एक कंपटीशन रहता है, जिनकी एक्सपोर्ट्स, उनकी इंडस्ट्री कोरोना की वजह से उनकी इंडस्ट्री बंद रही, और उनकी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से जितने ऑर्डर्स थे, जितनी कंसाइनमेंट्स थी वो पाकिस्तान को मिली, जो कि यकीनन है, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सर, ये तो हो गया टेक्निकल रीजन। अब हमारी पॉलिसी ऐसी क्या बनाई हमने कि हम उसको या तो सस्टेन कर सकें कि हमें ही मिलते रहे ऑर्डर्स, और दूसरा कि क्या इसी वजह से हमारी पॉलिसी की वजह से दो वजूहत थी। एक तो वजह आपने ठीक बताई कि कोरोना आया, उसमें भी आप देखें क्रेडिट दें कि क्या हुआ कि खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान कोरोना को सर्वाइव कर गया, जो नेबरिंग कंट्रीज थी वो सर्वाइव नहीं कर सकी। क्रेडिट गोज टू इमरान खान एंड हिज पॉलिसीज, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनको पैकेज दिया, सस्ती बिजली दी, सस्ती गैस दी। नंबर 3, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, इन द 20 years हिस्ट्री, हमने उनको रिफंड दिए। 204 अरब रुपए के इंडस्ट्री को रिफंड दिए हैं अक्रॉस द बोर्ड। मैं पिछले दिनों गुजरांवाला चैंबर ऑफ कॉमर्स में था, उन्होंने कहा आपने ये सारी जिंदगी तो हम आपके लिए लड़ते रहे और आपने क्रॉस द बोर्ड रिफंड दे दिया है। इमरान खान साहब ने आपको रिफंड पिछली गवर्नमेंट क्यों नहीं देती थी? अच्छा नहीं, पिछली गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? क्यों टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे उसमें ग्रो किया? जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे चले गए, नाज़रीन 4 करोड़ बोरी मुल्क में DAP खाद की बिकती है, डाई अमोनियम फास्फेट।
फास्फोरस भी उससे मिलती है, नाइट्रोजन भी मिलती है। जब शहबाज शरीफ गया, मैं आपसे पसंद नहीं करता, लेकिन उस दिन बोरी 2600 रुपए की थी 50 किलो की। अच्छा, आज वही बोरी 4300 रुपए में भी नहीं मिल रही, डबल प्राइस। जिस दिन इमरान गया ये शहबाज शरीफ, उस दिन यूरिया की बोरी 1360 रुपए की थी 50 किलो की, आज वो 2100 रुपए में भी नहीं मिल रही। आए नेशन के लिए कुछ सोचें। जब हमने 99 में जिसने भी धमाका बम का किया तो दुनिया ने कहा कि इन पर पाबंदियां लगा दो। उन्होंने कहा देखो इनके पास फूड कितना है। पाकिस्तान की 99 में हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई थी वीट की। उन्होंने कहा अगर आप पाबंदियां लगा भी लेंगे तो ये भूखे नहीं मरते। लेकिन आज क्या हुआ है, फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे तरीके से बढ़ाओ जिसमें डर भी आया, कई लोग आए कि एग्रीकल्चर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब आपने 100% बढ़ा दी तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन बैठ गई। बिल्कुल आसिम साहब, जैसे इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद तो नहीं छोड़नी है। अब कल वज़ीर आज़म का एक ट्वीट था जो मुझे समझ तो नहीं आया कि रेशोज, अब अभी जो हम रिपोर्ट बता रहे थे वो भी विफाकी इदारे शुमारियात की है, मैंने और अली ने घर बैठ के डिसाइड नहीं किया। 18 अशिया जो महंगी हुई है जी, मुझे जो उनका ट्वीट है वो मुझे जरा समझा दीजिए, मेरे समेत आम आदमी को भी समझा दीजिए कि महंगाई कैसे कम हो रही है। वो रेशो जो 2018 पे थी, उन्होंने कहा हमारी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी हम उससे भी नीचे चले गए हैं। वो प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन, मैं जरा नालायक सहाफी हूं तो मुझे बता दीजिए। ये बात नहीं है, उसके अंदर अगेन यू नीड टू गो बैक टू द डॉलर रेट। वो एक कंपैरिजन था, उसमें एक आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और एक कोर इन्फ्लेशन है। वो परसेंटेजेस में होती है, वो कीमतों पे नहीं होती है कि इसकी कीमत। सर मुझे बता दें हर चीज की कीमत परसेंटेज कम हुई। मैं अभी ब्रेकिंग चलवाऊंगी, पूरा बुलेटिन। एक चीज है, आप आटे की बात करें, चीनी की बात करें, चावल की बात करें, घी की बात करें, दाल की बात करें, सब्जी की बात करें, अंडे की बात करें, इनकी कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। और एक मशवरा देते जाए इस प्रोग्राम के हवाला से। नाज़रीन सुन लो, इमरान खान साहब आपसे गुजारिश है, इस साल गन्ना चूंकि किसान ने कम किया है, लिहाजा गन्ना 200 रुपए वाला, इसमें कोई शक नहीं कि 240 रुपए मन बिक रहा है। उसकी चीनी 240 हो तो 68 रुपीज केजी बिकनी चाहिए। ताहम चीनी वाले बदमाशी ये करेंगे अब कि चीनी की प्रोडक्शन कम होगी और ये चीनी अभी चीनी की इंपोर्ट के मतलब फैसला करके रिफाइंड चीनी मंगा लेनी चाहिए, वरना चीनी कम प्रोड्यूस हुई तो 125 इंपोर्ट जरूर कर ले, लेकिन वो वाली चीनी मत मंगवाइएगा कि जो पूरा पैकेट भी डाल लो तो मीठी नहीं होती आपकी चाय। लेकिन शुगर बीट की अच्छी होती है, लेकिन अगर आपने आपकी जो दुबला पतला रहना है तो आपको वो लेकिन आपकी स्वीट्स इंडस्ट्री वाले बेकर्स जो हैं उनको वो जांच नहीं आती क्योंकि मीठी नहीं होती। ये जानना चाह रहा हूँ, लास्टली ये बताइएगा कि आपने कहा कि पिछली हुकूमतों का साथ रखना बहुत जरूरी है। लास्टली पिछली हुकूमतों को साथ रखना बहुत जरूरी है, हुकूमतों की पॉलिसी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें ये प्लीज बताइएगा कि अगर पिछली हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 55 रुपए किलो चीनी थी और अब वो 100 क्रॉस कर जाती है, आटा इतना महंगा हो जाता है, कुकिंग ऑयल जो है वो 300 पे पहुंच जाता है। इसमें हम पिछली हुकूमत को रहने देते हैं, अपनी हुकूमत की बात करते हैं। नहीं, देखिए मैंने और ये काम कब होगा ये भी इसको एक्सप्लेन किया कि चूंकि हमारी एक इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री थी, अब जो चीज इंपोर्ट होती है वो डॉलर में होती है तो हमें ऑटोमेटिकली वो महंगी इंपोर्ट करनी पड़ती है। दूसरा, हमने चीनी की बात करें, कोई भी चीज इंपोर्ट करने की पड़ी है। हम पाम ऑयल की बात है 160 रुपए किलो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं 90% इंपोर्ट, लेकिन वो 160 रुपए में आ रहा है। क्यों? अब उसको अगर मैं उसको वजह बताता हूं ना क्यों गवर्नमेंट भी बोल ले, हम उनको मौका दे रहे हैं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहे हैं हर 2-3 लिहाज से। ओवरनाइट तो नहीं होगा इसका, लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से कहा है कि आप इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन के लिए हमें सपोर्ट करें। हमने किसान की जो बेसिक पैदावार जिसने बताया उसके ऊपर जो प्राइस यूनिट है उसको बढ़ाया है, गन्ने दुम पे भी। अब सारी ब्यूरोक्रेसी और सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इस चीज पर काम कर रही हैं कि हम किस तरह अपने फूड चेन को ठीक करें। ये जो टमाटर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, ये जो आपकी इसकी होती है, ये फूड चेन भी हमारी नहीं है। मार्केट और किसान में जो डिस्टेंस है उसमें से जो थर्ड मिडिल मैन है उसको निकालना। आप कह रहे हैं माफिया जो है काफी एक्टिव है अभी भी, आप ये कह रहे हैं। माफिया जो है ना एक्टिव क्या है, माफिया स्ट्राइक बैक कर रहा है, टमाटर नहीं रहा है वो 50 रुपए माफिया की गर्दन पर हाथ पड़ेगा और बाबू को पास टाइम
होगा? कब इन्फ्लेशन रेट कम होगी? शुगर माफिया की गर्दन पर हाथ पड़ा, पेट्रोलियम माफिया पे ये रिपोर्ट्स बनती हैं अपनी हुकूमत पर और पब्लिक के ऊपर क्या हुआ? मैं 2 जुमलों आता शुगर का भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्कैंडल वी आर नॉट गोइंग इन देयर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक जरूरी है बताना। देखिए मुल्क में एक सिस्टम चल रहा है और सिस्टम ये है दैट इज वर्क बाय द इंस्टीट्यूशंस। इमरान खान जो है वो हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर खुद नहीं बैठा हुआ। इमरान खान एक स्टैंड लेता है कि हमने ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करनी। देखिए होता क्या है, इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपके इंस्टीट्यूशंस को टास्क दे दिया जाता है, FIA, FBR, NAB। अब आपकी इंस्टीट्यूशंस का भी एक प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी टाइम लेती हैं। हमने चले सर मैं अच्छा बात सुने, हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, हमारे बहुत ही क्लोज आदमी थे जहांगीर तरीन, क्या वहां नाम नहीं आया? क्या थे या है? नहीं, Is he still in the party or not? अब तो खैर पार्टी में उस तरह नहीं है वो, कोई ओहदा तो नहीं। उन्होंने अपनी बहन को सेनेटर बनवाया था, अब अपने बहनोई को सेनेटर बनवाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, लेकिन वो पार्टी में कोई ओहदा तो नहीं रखते हैं। प्रोड्यूसर साहब मुसलसल कह रहे हैं, नाराज हो रहे हैं मेरे से कि ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं फिर आपको जाते जाते कहूंगी कि वन लाइनर जो बड़ा सिंपल सा मासूमाना सवाल है कि हमें कितना इंतजार करना है आवाम को रिलीफ। जब 2000 अरब की इंपोर्ट वापस 500 बढ़ाओ, मैं 2 चीजों के ऊपर आपको बता दूं, मैं अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर दूं 2 जुमलों में। पहली चीज ये कि हम अपनी प्रोडक्शन और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ठीक कर रहे हैं ताकि उसका ट्रिकल डाउन नीचे आए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज कि गुर्बत खत्म करने के लिए 2 बड़े रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नजर आ जाएंगे। नंबर 1 के जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है, जहां जहां हमारी हुकूमत है 100% एक घर में सहूलत कार्ड जाएगा, 7,20,000 रुपए मिलेंगे। नंबर 2 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। नहीं, ये बिल्कुल टॉप बॉटम लाइन पर गरीब आदमी है। a man a fish, he can live for a day. Teach him to fish, he will live forever. This is the point. हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन वही बात कि गरीब भूखा नहीं सोएगा, लेकिन गरीबों को मारना नहीं है। ये बात अगर हुकूमतें याद रखेंगी, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर हुकूमत की बात नहीं कर रही, बिल्कुल मार बाबू रहा है और नाम नानहा का लग रहा है। बहुत शुक्रिया आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, इब्राहिम मुगल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यकीन जिस तरह से आपने कहा कि आवाम ये जानना चाहती है उन्हें रिलीफ कब मिलेगा, तो आवाम यकीनन आज सवाल भी करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से, जो कि पहली दफा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में होने जा रहा है कि वजीर आजम साहब अवाम से बात करेंगे टेलीफोन पर। और उसके हवाले से एक नंबर भी जो है वो जारी किया गया है, जिस पर आप शाम को 4 बजे कॉल कर सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान से आप खुद बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपको किन मसाइल का सामना है और वो आपका जवाब भी देंगे। लेकिन ट्राई अगेन करना है, क्योंकि नंबर बहुत बिजी जाने वाला है। आवाम ने बड़े सवाल पूछने हैं, बड़ी शिकायत लगानी है। आई होप कि इमरान खान साहब जो है वो तहम्मुल से, और आई होप कि कोई कॉल फिल्टर भी ना हो। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। हर काम तो कॉल तो नहीं मिलेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इतनी हीटेड डिबेट हमने शायद ऑन एयर नहीं की होगी जितनी हम ऑफ एयर भी कर रहे थे, और बहसों मोबाइल से चल रहे थे जो कि शायद हम कर भी ऑन एयर कर नहीं सकते। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम यहाँ बैठे हैं आवाम की नुमाइंदगी करने और आवाम का बयान, और उम्मीद है जी कि हम आवाम की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से कर पाए हैं। वैसे तो जवाब जो ढूंढने को हम जाते हैं आगे वो नहीं मिलते, सवाल कुछ और आता है, जवाब पिछली हुकूमतों के आ जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब भी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या हमारे पास आए, वो हमें आके ठीक है पिछलों की बात 1 मिनट की कर ले, लेकिन ज्यादा बात ये करें कि अब हम करने क्या जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। बहुत आम सवाल है, क्योंकि आप कहते तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे, इसका जवाब आपके पास नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं कन्फेस करना चाहूंगी, मेरा ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, और अगर मैं कन्फेस कर लूंगी कि मैं गलत थी, मैंने बहुत गलत किया, तो कुछ बड़ा गलत नहीं हो जाएगा। और वो ये था कि मैं पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजाने वाली हूँ जी। हम टेस्ट मैच जीत गए, मतलब मुझे इतनी खुशी है। आप चले गए ना, आप स्पोर्ट्स पे चले गए, आपने बात कर ली पाकिस्तानी टीम की, लेकिन आपकी जो पहली बात जो आपने कहा कि मैं कन्फेस करना चाहूंगी मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, यकीन मानिए जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु सपोर्टेड पीटीआई उनका आज यही स्टैंड है कि हमारा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद अभी भी अच्छे की है उन लोगों की जिन्होंने सपोर्ट किया था, और इसलिए किया था कि जी इतने लोगों को आप पहले देते हैं, इतने साल आजमाते हैं, सियासत को थोड़ी देर के लिए हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की। और शो के दौरान मैंने ये बोला था कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है टीम से कि हम जो है वो टेस्ट जीतेंगे, लेकिन हम टेस्ट जीत गए, मैच जीत
जीत गए, तालियां। और अब जनूबी अफ्रीका के साथ जो हमारी T20 सीरीज शुरू होंगी उसमें स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और खबर यह है जी कि मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज उस टीम में शामिल नहीं है। बाबर आजम इसकी कप्तानी करेंगे, जबकि हैदर अली, खुशदिल शाह, हुसैन तल्लत, दानिश अजीज, आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद नवाज। और इस हवाले से भी बात कर लेते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर है ना PSL के हवाले से, क्योंकि काफी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और तब से वो हम देख रहे हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर्स, मेरी एक टाइम पर केविन पीटरसन की वजह से फेवरेट टीम थी, उनकी भी तस्वीर चल रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। तो उस हवाले से भी आपको पता चले जी कि उसका जो गाना है, ऑफिशियल सॉन्ग जो होता है उनका एंथम, PSL एंथम, वो जल्द रिलीज किया जाएगा, रवा हफ्ते रिलीज किया जाएगा। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी, क्योंकि इस दफा एक उन्होंने बड़ा डिफरेंट फ्यूजन जो है क्रिएट करने की कोशिश की है। आपको लास्ट टाइम याद है कि कंट्रोवर्सी हुई थी? लास्ट टाइम बिल्कुल अली जफर को अपना गलना पड़ा था, यू रिमेंबर दैट? निकालना नहीं पड़ा था, वो भी एक स्टंट था, उसको भी मैं कोई फेवर में नहीं जाऊंगा जो निकाला उन्होंने। भाई आपसे अगर नहीं गवाया ना तो आपको आवाम कह रही है जो भी कह रहा, आप चुप करें। मतलब क्यों चुप करें, क्यों चुप करें? आवाम मैं भी गाना निकालूं, मैं इसको आई एम सॉरी, फैंस बहुत मैटर करते हैं जी। फैंस ने प्रेशर डाला, अली जफर का गाना PSL के ऑफिशियल गाने से अच्छा था, ऑन रिकॉर्ड में ये बोल रही हूं और उसको पसंद मेरी बात तो सुन लें। फैंस मैटर करते हैं, लेकिन अगर PSL ने अली जफर से 2 दफा गाना गवाया, तीसरी दफा उनके बजट में अगर नहीं आया, जो भी वजह बनी, उन्होंने किसी और से गवा लिया, तो दैट्स इट, वो किसी और से गवा लिया ना। अच्छा करना था ना, 4, 5, 6, 7 लोगों को एक साथ ले आए और उसका आउटकम अच्छा नहीं रहा, लेकिन गाना अच्छा था। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे पसंद नहीं आया था, लेकिन अब क्योंकि ये वाला जो गाना है, इस दफा कौन गा रहा है? कि इस दफा अभी रिलीज बता दिया उन्होंने, अनाउंस कुछ नाम तो सामने आए थे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कंफर्म है या नहीं। लेकिन नसीबो लाल का नाम भी बीच में शामिल था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ फ्यूजन जो देखें, आयमा बेग, नसीबो लाल, तो फ्यूजन जो है डिफरेंट तरीके का सामने आएगा। तो इस उम्मीद की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि मजे का गाना होगा। यस, उम्मीद की जा रही है मजे का गाना होगा। और स्पेशली आयमा बेग के साथ जब उनके ऑलरेडी बाकी गाने भी बड़े पसंद किए जा रहे हैं, बड़ा वो जबरदस्त काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PSL तो होने जा रहा है, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन क्योंकि चल रही है, लेकिन जो आवाम स्टेडियम में जा सकेंगे, टिकट्स बुक होंगी? फाइनल नहीं है, क्योंकि NCOC डिसाइड करेगी, उनके साथ मीटिंग होनी है और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि हमने आवाम के लिए स्टेडियम्स खोलने हैं या नहीं खोलने। अच्छा, लेकिन इफ्तिताह के हवाले से बता देते हैं थोड़ा सा, जो जानना चाहते हैं। 20 फरवरी से जी कराची में ये PSL शुरू होने जा रहा है और 20 मैचेस जो है 7 मार्च तक खेले जाएंगे। फाइनल मैच 14 मैचेस 10 मार्च से लाहौर में खेले जाएंगे। तो शुरू हो, आगाज कराची से होगा जी, इख्तिताम जी लाहौर पे होगा। ये लास्ट टाइम भी था, लेकिन लाहौर पे फिर हो नहीं सका था, फिर कराची ही शिफ्ट करना पड़ा था। बहरहाल जी, लेट्स सी कि जब ये शुरू होता है उसके बाद एक्साइटमेंट क्या रहती है। लेकिन फिलहाल एक और एक्साइटिंग न्यूज है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई वुड से कि अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक्निकली स्ट्रांग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है कि UAE ने शहरियत के कानून में अब तब्दीली की है और गैर मुल्कियों को शहरियत देने का फैसला कर लिया है। और इस तारीखी फैसले में खुद दुबई के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने बजरिया ट्विटर अनाउंस किया। बिल्कुल जी, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने ट्वीट में मोहम्मद बिन राशिद ने कहा है कि सदर ममलिकत से मंजूरी लेने के बाद अब सरमायाकारों, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद और अपने शोबे में खुसूसी महारतों के हामिल अफराद को UAE की शहरियत दी जाएगी। और अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है, ऐलान किया इसका बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा है साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट और आला डिग्रियों के हामिल अफराद को आमराती जो पासपोर्ट है वो दिया जाएगा। लेकिन ये यकीनन अभी फिर भी डिबेट होगी कि जो तमाम तरह फैसिलिटीज, बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स उनको भी मिलेंगे या नहीं, क्योंकि वहां पे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है UAE के। वो जमीन खरीदने के हों, वो बिजनेस करने के हों, घर मिलता है जी, बड़ा कुछ मिलता है। एग्जैक्टली, तो क्या वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स उनको मिलेंगे या नहीं? लेकिन ये बड़ी बात है जी कि दे रहे हैं शहरियत, क्योंकि तो पूछते भी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, आपको किसी के अकामे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जिसे कहते हैं एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे। ट्रैवल एजेंट हमारे साथ मौजूद हैं, नबील, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ये कहिएगा, UAE का ये तारीखी इकदाम और बड़ा इकदाम है, ये पूरी दुनिया के लिए होगा कि अब जितने भी जैसे कहते हैं ना एक्सपर्ट हैं और टेक्निकली स्ट्रांग लोग होंगे, चाहे वो साइंसदान हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, आला चाहे आर्टिस्ट क्यों ना हो, उनको अब अकामा और शहरियत देने का फैसला किया है। इससे कितना फायदा होगा? बिल्कुल, ये बहुत ही एक्साइटमेंट लोगों में नजर आई है इस न्यूज के बाद, क्योंकि इसके मुताबिक अब वो नई शहरियत ले सकेंगे, डुअल नेशनलिटी ले सकेंगे ऐसे लोग भी जो पाकिस्तानी है, दूसरे ममालिक में भी है। इससे पहले UAE में या GCC कंट्री में रूल था ही नहीं तो किसी को भी अपनी नेशनलिटी दें। इसके मतलब जितने भी टेक्निकल अफराद हैं, जैसे वो कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अब आसानी से अपनी शहरियत भी UAE की भी ले सकते हैं। वो
और इसमें फायदा ये होगा कि जो पहले वो किसी कफील के थ्रू या स्पॉन्सर जिसे हम बोलते हैं उसके थ्रू लेते थे, उन्हें भी सालाना फीस देनी पड़ती है, हर तरह से उसकी साथ डील करना पड़ता है। अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वो लोग इस चीज के लिए। और इसके अलावा जो टेक्निकल लोग हैं, जैसे टीचर्स भी हैं, साइंसदान है, डॉक्टर्स हैं, इन सबको, और इसका फैसला जो है वो उनकी अदालत और कबीना जो है वो करेगी कि ये अफराद अहल है या नहीं है। जी बिल्कुल सही। नवीद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त इकदाम है जी। और वहाँ पर जाहिर है अपनी दुबई को भी एक बूस्ट मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियसली वहाँ जाना चाहेंगे और श्योरिटी होगी कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आपकी ओनरशिप है। ओनरशिप अभी होता क्या है कि बहुत से लोग वहाँ पे क्योंकि नौकरी में होते हैं और नौकरी से अगर वो फारिग हो जाते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जितने भी आपने वहाँ पे एक्सपेंसेस किए होते हैं, गाड़ी में इन्वेस्ट किया होता है, वो घर में इन्वेस्ट किया होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको वापस आना पड़ता है और फिर नई नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, फिर कहीं वापस जाते हैं, आप नहीं जाते, नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर ये चीज हो जाती है, लेकिन इसमें भी ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड लोगों को ही ये चीज ऑफर की जाएगी। लेट्स सी कि क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, कुछ मजीद वाज़ेह होता जाएगा। लेकिन कफील की अगर जरूरत नहीं रहेगी तो यू विल बी इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से ये सबसे पीसफुल सिचुएशन होगी जो लोग ऑप्ट करना चाहेंगे। एनीवेज, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और आप कुछ बात कर लेते हैं खेलों के हवाले से ही। और यकीनन हम बहुत बात तो करते हैं क्रिकेट के हवाले से, वैसे तो हम अपने कौमी खेल हॉकी को जितनी तवज्जो दे रहे हैं उसकी दोबारा से तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन अब दीगर जो खेल हैं उन पर भी तवज्जो दी जा रही है, जो कि यकीनन खुशाइंद है। हम बात करें जी ग्रैंड बाइकर्स रैली की, जो कि कराची से शुरू हुए थे और जैसे ही वो गवादर पहुंचे, जिसके मनाजर भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफिला था, जो कि जैसे ही गवादर पहुंचा उनका बहुत जबरदस्त तरीके से वाले आना इस्तकबाल किया गया। ये बाइक्स है जी, जबरदस्त किस्म की 50 बाइक्स थी जी, 100 जीप्स थी इसमें जो ये लोग वहां पहुंचे। और शहराज कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो स्क्वाड का हिस्सा थे और कराची से गवादर गए और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारे ऐसे एरियाज जिनको अब प्रमोट करने की जरूरत है उसमें ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहराज। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये खूबसूरत रैली जो आपने निकाली और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की ऐसी शाहराएं जो अब दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है कि इस कदर खूबसूरत है हमारा कराची से गवादर तक का एरिया भी, ज़रा कहिएगा कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? हमारा ग्रुप का नाम है हॉग पाकिस्तान, which is called Harley Owners Group. जी जी। And Pakistan chapter we formed it about 9 years ago. और हम 50 बाइकर्स थे जो कि अब 47 प्रिसाइजली बाइकर्स थे जो कि हार्ली ओनर्स थे सारे के सारे। And we started riding from Karachi to Gwadar all the way in one shot. We've been doing this for the past 3 to 4 years. This is our 4th rally. Okay. और इस दफा हाईएस्ट बिगेस्ट नंबर था जिसपे हमारा इस्लामाबाद से भी राइडर्स मौजूद थे, हमारे लाहौर के भी बहुत सारे राइडर्स मौजूद थे। So together we were about 47 bikes and we had about 100 cars more or less, जो कि एक और ग्रुप का हिस्सा थे। हम लोग we were together on this beautiful coastal highway of Pakistan. इस हाईवे को ऑटोबान का नाम भी दे सकते हैं पाकिस्तानी हिसाब से। And it is such a wonderfully made, and Balochistan is a beautiful, beautiful province. Beaches are fantastic. We need to promote our culture, our places like this, and tourism, local tourism in Pakistan. So उस चीज को मद्देनजर रखते हुए we do it every year. This साल it was the grandest और इस साल बहुत ज्यादा ठीक है। और यकीनन हमने देखा कि आपको हुकूमती ताउन भी काफी अच्छे तरीके से वहां पर साथ रहा। इस हवाले से भी बताइएगा हुकूमत को का क्या रोल रहा, अभी तक कितना सपोर्ट करते हैं जी आपको जब आप ये एक रैली की सूरत में जाते हैं बाइकर्स, और साथ ही साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, हमारे जो ज़ाहिर बीचेस हैं वहां पर कुंडलीर की अगर हम बात कर लें, सयाहती मकामात हैं, उनको प्रमोट करने के हवाले से अभी तक जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं और मजीद हम क्या कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है, ये भी प्लीज बताइएगा। आई थिंक हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बहुत जबरदस्त हमें वेलकम किया और द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गवादर पोर्ट, गवादर सिटी इज एब्सोल्युटली रेडी।
हमने बल्कि भी विजिटेड दिस स्टेडियम जो अभी गवादर क्रिकेट स्टेडियम वहाँ रिसेंटली खुला है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेटिंग के वो पहाड़ों के बीच में एक स्टेडियम छोटा सा बना हुआ ग्राउंड है कंप्लीटली, इट वाज लश ग्रीन और वहाँ देयर वाज अ क्रिकेट मैच गोइंग ऑन जो हम लोगों ने बैठ के देखा भी। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, वी आर वेरी थैंकफुल टू DG ISPR एंड द लोकल गवर्नमेंट ओवर इन गवादर। और जहाँ शहर मुकम्मल तौर से स्ट्रक्चरली तैयार है वीकेंड्स पे हमारे लोकल टूरिज्म के लिए, हमारे फॉरेन टूरिज्म के लिए। दिस विल बिकम अ बिग स्टार्ट। आपकी इस रैली के बाद ना, आपकी फुटेजेस और चीजें देखने के बाद आप यकीन करें कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी नेक्स्ट हॉलीडे जो है अगर कभी मिल गई तो मैंने वहां जाना है, क्योंकि इतना जबरदस्त है। अच्छा, इस तरह की रैली से ना इंटरनेशनली एक मैसेज जाता है कि हमारा पाकिस्तान सेफ है, पीस जो है वो कायम है वहां पर, सिक्योरिटी पर्पस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज जो मुझे लगा इस रैली से गया कि आप कराची से यानी कि सिंध से आप गवादर जा रहे हैं बलूचिस्तान में, तो पूरे का पूरा एरिया ना सिर्फ ब्यूटीफुली इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम्स नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात जो है, ये जो सड़क है यहाँ कोस्टल हाईवे from Karachi all the way to Gwadar, it's 650 kilometers, 650 किलोमीटर तक हमें इतना मजा आया। आप सोचिए ये मोटरसाइकिल थी सारी की सारी जो हम लोग थ्रू एंड थ्रू ट्रैवल करते हुए गए। गाड़ियों का टाइम हमें तकरीबन लगा इसमें 9 से 10 घंटे जो हमारा ट्रैवल टाइम है। और गाड़ी अगर आप इफ यू ड्राइविंग डाउन तो इट takes you 6 hours, within 6 to 8 hours with the break inclusive. आराम से आप पहुंचते हैं and the drive is phenomenal. एक साइड पे आपके पहाड़, खूबसूरत पहाड़ है, एक तरफ आपका खूबसूरत समंदर है और इतना खूबसूरत बीच आपके साइड चल रहा होता है। मतलब मैंने तो ये भी सुना है शहराज अली कि हमारी जो बीचेस हैं स्पेशली बलूचिस्तान की, अगर हम उनको मजीद प्रमोट करें तो वो दुनिया की बेस्ट बीचेस में कंसीडर की जाए। बिल्कुल जी, और क्योंकि सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे, ग्वादर की बात की जाए ना नेचुरली ब्यूटीफुल, जिस तरह से अगर हम दुबई को देखते हैं उसको हम फैसिनेट होते हैं कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो आर्टिफिशियली बनाया गया है। लेकिन अगर यही सारा कुछ हम ग्वादर को लेकर चले, यहीं पर सब कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए तो मेरा ख्याल है दुनिया में इससे बेहतर मकाम कोई हो नहीं सकता। शराज, आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी आवाज ब्रेक हो गई, आपका आखिरी सवाल क्या था? शराज, हम ये कह रहे हैं कि हमारी बीचेस नेचुरली बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल, आप ये मैंने सुना, आप अगर खाली उस बीच पे जाके सिर्फ वहां जाके साइड में गाड़ी खड़ी करके सिर्फ समंदर को देखते रहे, मेरा ख्याल है मेस्मराइज होके वहीं आप डेरे डाल के बैठ जाएंगे। बिल्कुल सही शराज। बीचेस है, दे आर। थैंक यू सो मच शराज फॉर बीइंग विद अस। टाइम हमारे पास खत्म हो गया, बट हमने इस पूरे सेगमेंट को करने का मकसद भी ये लोगों को बता सकें कि हमारा प्यारा पाकिस्तान इस कदर खूबसूरत है, यू नीड टू एक्सप्लोर इट, बजाय इसके कि आप दुनिया देखने जाएं। कैन यू इमेजिन कि बलूचिस्तान में है ग्राउंड, एग्जैक्टली, और पहाड़ और फिर समंदर और बीच, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है। वी नीड टू फाइंड आउट एंड गो एंड एक्सप्लोर कि पाकिस्तान बड़ा प्यारा है और हमें दुनिया को भी ये दिखा। बिल्कुल जी, हमने यकीनन बाहर के लोगों से तो फॉरेनर से तो एक्सपेक्ट करना ही है कि वो भी यहाँ पर आए, एक्सप्लोर करें, मगर हम कितना जाते हैं ये भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें भी अपनी मुख्तलिफ इलाके, खूबसूरत इलाके एक्सप्लोर करने की जरूरत है और हमारा फोकस भी वैसे यही है। और हुकूमती सवाल मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, वो तो मुझे पता नहीं मिले, लेकिन हुकूमत हमारी इस हवाले से यकीनन काफी मुनासिब इकदाम कर भी रही है और खास तौर पर हमारी आर्मी टू कीप द पीस उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। एनीवेज जी, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।